तो आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 4 टेस्ट मैच को और लिवरपूल्स विन ओवर चेल्सी इन द कैराबाओ कप फाइनल। ऑल्सो बात करेंगे अबाउट बार्सिलोना वर्सेस गेताफे एंड रियल मैड्रिड वर्सेस सेविया। लास्ट ही डिस्कस करेंगे सिटीज विन ओवर बर्नमाउथ एंड यूनाइटेड्स लॉस अगेंस्ट फुलहैम। सो लेट्स बिगिन। तो यार वीकेंड पे इतने सारे मैचेस हुए हैं और सभी इतने एंटरटेनिंग थे। हार्डली कोई ऐसा मैच था जो कि देख के ऐसे मतलब जवाई आ रही हो, ऐसा लग रहा हो कि भाई क्या ही बकवास चल रहा है, नींद आ रही हो, ऐसा कोई देखने को मिला ही नहीं इस बार। एंड सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड स्पोर्टिंग वीक आई वुड से। काफ़ी थ्रिलिंग मैचेस थे, कई सारे मैचेस हमें कवर करने हैं। 5 मैच तो फुटबॉल के ही है सिर्फ, एंड फिर इंडिया और इंग्लैंड का वो भी काफी अच्छा मैच था और कितना बड़ा मैच हुआ है भाई, तो उसको भी डिस्कस करना है, काफ़ी टाइम लगेगा। सो विल स्टार्ट विद फुटबॉल फर्स्ट, विल क्विकली कवर ऑल द गेम्स। कैराबाओ कप से शुरू करते हैं। मुझे तो आई वाज नॉट फॉलोइंग कैराबाओ कप, तो तुम्हें ज़्यादा पता होगा, राइट? तो क्या हुआ एग्जैक्टली बताओ। तो बेसिकली लिवरपूल और चेल्सी का मैच था एंड व्हाई दिस मैच वाज हाईली एंटिसिपेटेड वाज क्योंकि चेल्सी के जीतने के काफी अच्छे चांसेस थे। व्हाई आई से दैट बिकॉज लिवरपूल में एलिसन, ट्रेंट, सोपोज़लाई, सला और नूनेज ये इनके स्टार्टिंग टीम के प्लेयर्स हैं एंड 1 2 3 4 5 प्लेयर्स हैं। ये 5 प्लेयर्स बेंच तक पे अवेलेबल नहीं थे, सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं इस टाइम पे। सो बहुत अच्छे चांस थे चेल्सी के पास से जीतने का मैच एंड दैट इज व्हाई इट वाज क्वाइट हाईली एंटिसिपेटेड। चेल्सी वाज अगेन गोइंग विद द 4-2-3-1 जैसा एग्जैक्ट जो लाइनअप था उनका सिटी अगेंस्ट जो अभी उन्होंने ड्रॉ निकाला था, उसी लाइनअप के साथ वो लोग गए। एंड लिवरपूल जो है वो 4-3-3 के साथ गई थी, जिसमें एज वी सेड कि नूनेज और सला इंजर्ड थे, तो आगे डियाज, गैक्पो और एलियट खेल रहे थे। आई वुड आस्क कि लोग फिर भी ऐसा क्यों सोच रहे थे कि चेल्सी डज हैव अ चांस। भाई इस मैच में कायदे से लाइक अकॉर्डिंग टू द, अगर हम लोग ये बात करेंगे कि इसके क्वालिटी चांसेस थे, चेल्सी शुड हैव वन दिस गेम। देखो चेल्सी ने आके इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया वो अलग बात है, बट जहां पे वो स्टैंड करते हैं प्रीमियर लीग में और जहां लिवरपूल स्टैंड करती है, डिस्पाइट द इंजरीज, वोंट टू से कि लिवरपूल वुड एंटर द गेम एज फेवरेट्स। आई थिंक एंटर द गेम तो एज फेवरेट्स था। आई थिंक हाईली एंटिसिपेटेड इसलिए था क्योंकि अगर हम लोग प्रीमियर लीग टेबल को देखेंगे तो सबको लगेगा इट शुड बी अ वेरी वन साइडेड गेम। हाँ, बट द पॉइंट इज कि चेल्सी इन दिस कैराबाओ कप किसी रीजन से फाइनल तक पहुंची है। मतलब बाकी टीम सिटी तो नहीं पहुंच पाई, यूनाइटेड तो नहीं पहुंच पाई, अल्टीमेटली ये 2 टीम्स पहुंची, तो कुछ भी कह लो एटलीस्ट कैराबाओ कप में दे हैव परफॉर्म्ड। सो आई थिंक इसलिए कुछ ना कुछ चांस तो था। एंड जब ये इंजरी की न्यूज़ आई इसके बाद थोड़ा चांस और बढ़ गया। बट स्टार्टिंग दिस गेम आई थिंक बहुत हाई इंटेंसिटी मैच था, बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी दोनों टीम्स की तरफ से। इनिशियली इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स तो मतलब एक क्लियर फेवरेट नहीं दिख रहा था दिखने में, दोनों टीम्स अच्छा अटैक कर रही थी। मैच था कहाँ पे? वेम्बले में। बट नेचुरली मतलब न्यूट्रल स्टेडियम तो फैंस को भी 50-50% दे रखा था। बट 15 मिनट्स के बाद धीरे धीरे लिवरपूल थोड़ा ग्रो करने लग गई गेम के अंदर एंड थोड़ा पोजेशन रख रही थी। काउंटर अटैक जैसे वो लोग जो प्रॉपर उनका काउंटर अटैकिंग स्टाइल होता है वैसे ही खेल रहे थे। चेल्सी के पास भी आई वोंट से कि पोजेशन नहीं था, चांसेस भी कुछ कुछ अच्छे बनाए थे। इनिशियली एक पार्मल को एक बहुत अच्छा चांस मिला था इनसाइड द 6 यार्ड बॉक्स। अच्छा, बट वो उनका जो एलिसन की जगह जो प्लेयर खेल रहा था, आई फॉरगॉट हिज नेम, उसका नाम क्या था, केलेहर, उसने पॉइंट ब्लैंक सेव करा तो उसकी वजह से लिवरपूल बच गई। एंड इसी की तरीके से लिवरपूल के पास भी कुछ कुछ चांसेस थे। एट टाइम सला कह रहा हूँ, डियाज काफ़ी अच्छे चांसेस बना रहा था, गैक्पो के पास कुछ अच्छे चांसेस थे एंड एलियट थोड़ा पीछे खेल रहा था तो उसके उतने चांसेस नहीं आए। बट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा नेक टू नेक मैच चल रहा था। एंड वन थिंग आई वुड से इसकी चेल्सी एट टाइम्स बहुत डेंजरस पोजीशंस में पोजीशन लीक कर रही थी एंड आई थिंक वो चीज़ वो लोग बेटर कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इनिशियली लिवरपूल के जो भी चांसेस आ रहे थे ना वो इन्हीं चीज़ को कैपिटलाइज करके आ रहे थे। कि चेल्सी ने कोई गलती करी डेंजरस एरिया में, उधर से बॉल उठाई और एक चांस बन गया। एंड इनिशियली वैसे लिवरपूल खुद कोई चांसेस क्रिएट नहीं कर रही थी, तो आई थिंक अगर वो चीज़ नहीं होती तो शायद चेल्सी थोड़ा गेम में बाहर रख पाती लिवरपूल को। बट लिवरपूल बीइंग लिवरपूल भाई, क्लॉप के अंडर एवरीबडी इज प्लेइंग टू देयर हाईएस्ट पोटेंशियल राइट नाउ, सब थोड़ा एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे करके वो कैचअप करने लग गए। एंड इसी के साथ आई थिंक फर्स्ट हाफ जब एंड होता है तो मैं यही कहूँगा कि एकदम 50-50% था। इनफैक्ट थ्रू आउट दिस गेम ना एवरी टीम हैड देयर चांसेस, मतलब सबके अपने अपने थोड़ा पैसेज ऑफ प्ले था कि इतना कुछ 5-10 मिनट इनके पास बॉल है, फिर 5-10 मिनट उनके पास बॉल है। तो एक क्लियर आप विनर बोल नहीं सकता एक्चुअली में कि नहीं इस टीम ने क्लियरली बेटर खेला है। दोनों टीम्स ने काफी अच्छा खेला है इस मैच में। बट इज दिस बिकॉज चेल्सी वर बेटर देन दे यूजुअली आर, या फिर लिवरपूल अपने यूजुअल सेल से बहुत ज़्यादा खराब खेल रही थी? आई थिंक एक जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आया था जहाँ पे आई थिंक चेल्सी ने एकदम से गेम पिकअप करा था, वो ये था जब ग्रावनबर्ग जो है उस पर काइसिडो ने टैकल मारा था
एंड वो रेड का टैकल होना चाहिए था बहुत इजीली, लाइक उसके एंकल पे उसने पैर लेके चढ़ गया वो, और एंकल मुड़ गया, कर दिया था। हाँ एंकल मुड़ गया और वो स्ट्रेचर पे बाहर गया। फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, जो गोमेज लाते हैं जो कि फिर लेफ्ट बैक पे खेलता है, और जो उनका लेफ्ट बैक था वो फिर मिडफील्ड में खेलता है। तो रेड कार्ड नहीं दिया? रेड कार्ड नहीं दिया, येलो कार्ड भी नहीं दिया क्या? एंड आई हैव सीन कमेंटेटर्स आल्सो एक्सप्लेनिंग दैट फाउल एंड सेइंग कि भाई काइसीडो को खुद नहीं देख रहा था वो कहाँ पैर रख रहा है, वो बॉल के लिए ज्यादा, वही मैं वही कह रहा था भाई, इट डज नॉट मैटर कि तुम कहाँ पे पैर रख रहे थे और तुम्हारा क्या इंटेंशन था। ये रैशफोर्ड के साथ हुआ था कोपेनहेगन वाले गेम में। हाँ राइट, जब कहीं और देख गेम रहा था, हाँ राइट, और रेड कार्ड दिया था सीधा उसको। हाँ ये बहुत डबल स्टैंडर्ड्स हैं यार। तो आई थिंक येलो कार्ड भी ना देना वाज वेरी स्टूपिड, एंड आई थिंक उसके बाद से फर्स्ट हाफ में जो चेल्सी एकदम से गेम में वापस आई थी वो इसी वजह से आई थी, क्योंकि फिर एकदम से उनका मोमेंटम ब्रेक हो गया, एक लेफ्ट बैक को आगे खेलना पड़ गया और एक जो सेंटर बैक है उससे लेफ्ट बैक खेलना पड़ गया। तो आई थिंक वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी लिवरपूल के लिए, दैट इज व्हाई थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हुई। तो कोई रेफरी से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इस चीज के लिए कि क्या था? ये वीआर तक गया था और वीआर में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। आई थिंक इट वाज बहुत weird, हाँ, एंड दिस अगेन जस्ट कि वीआर स्क्रीन के पास जाके भी अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे देन इट्स क्या यूज क्या फिर उसका। जो भी लोग कहते हैं वीआर गेम को गंदा कर रहा है, फिर वही फिर आप सपोर्ट करो फिर उस चीज को। बट इसके साथ जब एंड होता है अपना फर्स्ट हाफ, उसमें लिवरपूल वाज स्लाइटली बेटर इन पोजीशन, 54% पोजीशन था उनके पास। लिवरपूल ने 8 शॉट लिए थे जिसमें से 3 ऑन टारगेट थे, चेल्सी ने 3 लिए थे जिसमें से 2 ऑन टारगेट था। एंड चेल्सी के जो चांसेस आए थे दे वर हाईली थ्रेटनिंग, जो भी चांस बने थे प्रॉपर काउंटर अटैक में बने थे। लिवरपूल के भी अच्छे चांसेस है, इनफैक्ट गैक्पो ने एक जो हेडर था उसका वो पोस्ट पे लग गया था। तो नॉट सेइंग कि लिवरपूल के चांसेस नहीं थे, बट आई थिंक अगर हम क्वालिटी ऑफ चांसेस देखें एज अ होल तो आई थिंक चेल्सी थोड़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रही थी देखने में। बट सेकेंड हाफ पे आते हैं। सेकेंड हाफ की स्टार्ट काफ़ी अच्छी करती है लिवरपूल, इनिशियली पोजीशन रखती है अपने पास, बैक टू बैक चांसेस बना रही थी, एंड चेल्सी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी इनिशियली। एंड इसी चलते हम लोग देखते हैं कि वैन डाइक का गोल आ जाता है 15 मिनट बाद फर्स्ट हाफ के। एंड बट द फनी थिंग इज कि अल्टीमेटली उसे रूल आउट करा जाता है, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट होती है। अपेरेंटली कॉर्नर से आया था, फ्री किक से आया था, एंड वैन डाइक ने गोल मारा, हेडर मारा, बट उसमें वो लोग कहते हैं कि एंडो जो है, जो कि लिवरपूल का प्लेयर है मिडफील्डर, वो कॉलवेल को ब्लॉक कर रहा था इन एन ऑफसाइड पोजीशन। वो पहले से ऑफसाइड में खड़ा था, फिर कॉलवेल आके बाहर जा रहा था, तो फिर वो उसको अटक गए दोनों साथ में। भाई आई थिंक इट वाज एन एब्सोल्यूट जोक, क्योंकि एंडो ने ऐसा नहीं था कि वो जान के खड़ा हुआ था वहां पे, वो ऑफसाइड पोजीशन पे खड़ा था, कॉलवेल आगे जाके रोकने की कोशिश कर रहा था और वो उसमें वापस में भिड़ गए। कॉलवेल ने एक बार भी कुछ अपील भी नहीं करी कि भाई ये ऑफसाइड पोजीशन में, ये पूरी चीज वीआर ने बताई थी अल्टीमेटली। तो आई थिंक बहुत स्टूपिड थी वो चीज़, एंड ये सेम चीज़ अभी मड्रिड के में भी हुई है, मैं उस पर भी आऊँगा। बट मतलब ये कोई भी बंदा वीआर का बता रहा तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? हाँ, वीआर का बता रहा तो प्रॉब्लम क्या है भाई? वही तो बताएगा। वीआर से अपील थोड़ी करेंगे ऑफसाइड के लिए। हाँ मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली किसी चेल्सी प्लेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब वीआर ने हो गया ओवरटर्न करा इस चीज़ को, आई थिंक दैट वाज स्टूपिड, क्योंकि उसने जो भी आप कह रहे हो, आई डोंट थिंक इट मैटर्स कि चेल्सी के प्लेयर्स को प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर ऑफसाइड है तो ऑफसाइड है। नहीं ऑफसाइड मैं वही तो कह रहा हूँ कि वीआर कह रहा ऑफसाइड है, बट आई डोंट थिंक इन माय ओपिनियन इट वाज नॉट एन ऑफसाइड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेल्सी के प्लेयर्स को अपील करनी चाहिए थी, मैं कह रहा हूँ कि इट वाज सो नेचुरल कि किसी चेल्सी प्लेयर को भी नहीं पता थी ये चीज़ की ये चीज़ होगी भी। मतलब नोबडी वाज इवन थिंकिंग कि ये चीज़ फाउल है एक्चुअली में, एवरीबडी वाज जस्ट गोइंग ऑन विद द गेम। ये वीआर ने खुद इंक्लूड करा बीच में आकर और उन्होंने ये चीज़ बोली है। बट अगेन आई वुड से कि इट वाज नॉट एन ऑफसाइड इन माय ओपिनियन। कोई भी बंदा कहीं भी ऑफसाइड में खड़ा हो, आप ये नहीं कह सकते भाई ये गेम में इंटरफेयर कर रहा है। बड़ा अजीब सी बात लगी मुझे वो, बट उसके चलते लिवरपूल का वो गोल कैंसिल हो जाता है। एंड फिर एनकुंकू आता है फॉर स्टर्लिंग। आई थिंक स्टर्लिंग हैड अ डिसेंट गेम, बहुत अच्छा गया ना बहुत गंदा गया, बट जब एनकुंकू आता है उसके बाद एकदम से ही चेल्सी पिकअप करती है गेम को, एंड धीरे धीरे अच्छे चांसेस बनाने स्टार्ट करती है। एंड जैसे फर्स्ट हाफ में आई सेड कि बीच में इक्वल हो रही थी टीम्स, वो सेम चीज़ वापस होने लग जाती है, वापस दोनों इक्वल हो जाती है टीम्स। नाउ देयर वर अ फ्यू चांसेस जब कैलेगर को 1-2 चांसेस मिले थे, एंड उसका एक बार पोस्ट पे भी लगा, एंड एक बहुत टैप एंड सॉर्ट ऑफ चांसेस था वो भी उसने मिस करा। तो अगेन एज आई सेड कि चेल्सी ओवरऑल इन दिस गेम चेल्सी ने XG भी ज़्यादा क्रिएट करा लिवरपूल से, तो उनके पास फेयर अमाउंट ऑफ चांसेस थे टू गो अहेड इन दिस गेम। बट ये करते करते सेकेंड हाफ में पोजीशन इक्वल होता है, एंड चेल्सी के 11 शॉट होते हैं जिसमें से 4 ऑन टारगेट होते हैं। लिवरपूल ने 9 शॉट लिए थे जिसमें से 3 ऑन टारगेट थे। तो आई थिंक सेकंड हाफ में अगेन विद द क्वालिटी ऑफ चांसेस चेल्सी हैड, दे शुड हैव स्कोर्ड, बट 0-0 की स्कोर लाइन के साथ ये एंड होता है एंड एक्स्ट्रा टाइम में जाता है। डिड चेल्सी डोमिनेट द सेकंड हाफ ऑल इन ऑल? आई थिंक लाइक वोंट से डोमिनेट, अगेन आई वुड से कि सेकंड हाफ में भी वही था जो फर्स्ट हाफ में था। गेम वाज अबाउट मोमेंट्स, सबके पास अपने अपने मोमेंट्स थे, एंड सबके पास प्रॉपर चांसेस है जिस पे वो कैपिटलाइज कर सकते थे, बट वो करे नहीं अल्टीमेटली। इवन द कमेंटेटर्स वर सेइंग थिंग्स लाइक कि भाई द बॉल जस्ट वोंट गो इन दिस टाइम इन दिस मैच,
मतलब बड़ा अनलकी सा सॉर्ट ऑफ लग रहा था दोनों टीम्स के लिए. बट जब एंड होता है एंड जब हम लोग एक्स्ट्रा टाइम पे आते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में आई थिंक चेल्सी ने, गैरी नेविल ने ये चीज़ बोली है कि जैसे चेल्सी लाइक उसने कुछ ऐसे करके बोला है कि लिवरपूल जो है वो ही वॉज प्लेइंग विद द किड्स, मतलब सेइंग कि यर्गन क्लॉप ने जो बाद में सब्स्टिट्यूशंस करे थे उनकी बेंच इतनी ज़्यादा लैकिंग थी कि कई प्लेयर्स जो है 19 साल के थे, वो भी बाद में आए थे. सो वो बच्चे लेके आए थे एंड उनने कुछ ऐसे करके बोला है कि ये $1 बिलियन प्रैट्स करके बोला है फॉर चेल्सी. अच्छा, हाँ, ये शायद मैंने देखी है स्टेटमेंट, ये इंस्टाग्राम पे मैंने कोई शायद ESPN ने डाली है पोस्ट. फिर पोचेटिनो ने बाद में बोला है कि इट इज वेरी अनफेयर ऑफ हिम टू से दिस ऑल दिस, बट ऑफ कोर्स ही शुड नॉट बी सेइंग ऑल दिस, बट डज मेक सेंस. बट सेकंड हाफ में आई थिंक चेल्सी काइंड ऑफ वेंट इनटू दैट शेल, क्योंकि चेल्सी ने अटैक करना थोड़ा कम कर दिया. एंड इसका बाद में मॉरिशियो पोचेटिनो ने एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि थोड़ी यंग टीम है इस टाइम पे, मे बी दे वर टायर्ड एंड इसलिए उन्हें लगा कि अगर हम लोग पेनल्टीज तक लेके जाएंगे तो हमारे पास बेटर चांस होगा. बट मतलब अपनी जॉब बचाने के लिए बोल रहे, क्या करना चाह रहे हैं? मुझे लगता है बोलनी नहीं चाहिए थी ये चीज़, मतलब बकवास ही है. आई गेट कि कोई अगर फेवरेट टीम ना हो वो ये चीज़ क्यों करेगी पेनल्टीज से लेके जाओ, बट इतनी छोटी टीम भी नहीं है चेल्सी कि अब ये सब चीज़ें आके पब्लिकली बोल दो. तो आई थिंक ये चीज़ उसे बोलनी नहीं चाहिए थी. बट ऐसे ही चलता रहता है गेम एंड अगेन लिवरपूल हेविली डोमिनेटिंग द पोजीशन and the chances, but on the break Chelsea was also quite threatening. But ये करते करते finally with 5 minutes left वैन डाइक का एक गोल आ जाता है. एंड वैन डाइक ने लास्ट मैच में भी गोल मारा था अभी, एंड इस मैच में फाइनली विनर मारता है, दिस टाइम फ्रॉम अ कॉर्नर. बहुत सिंपल सा हेडर था उसके लिए, एंड इसके चलते लिवरपूल जीत जाती है. एंड अगेन क्लॉप ने ये चीज़ बोली कि दिस इज द बेस्ट ट्रॉफी दैट आई हैव वन इन 20 years. I don't get क्यों बट at least his era is kind of ending on a good note. 8 ट्रॉफी वो लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं. आई नो लोग कहेंगे लीग कप है, कारवाओ कप है, बट चलो ट्रॉफी तो ट्रॉफी है. बट एज फॉर पोचेटिनो आई थिंक अगेन ही मेड थिंग्स वर्स. अगर ये चीज़ वो जीत जाता तो आई थिंक थोड़ा टाइम मिल जाता तो उससे, और इस सीजन के बाद मे बी फैंस थोड़े शांत हो जाते, रिलैक्स कर जाते, बोर्ड थोड़ा रिलैक्स कर जाता. बट आई थिंक इसके बाद पोचेटिनो ने अपने लिए चीज़ें और डिफिकल्ट कर ली हैं एंड फैंस माइट नॉट बी इन सपोर्ट ऑफ हिम. बट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम, अपने सिटी के गेम पे आते हैं. एंड सिटी का गेम बोर्नमाउथ से था ना. हाँ, सो व्हाट हैपेंड इन दैट गेम? तो यार देखो, सिटी का मैच इन माय ओपिनियन वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस अगेन लिवरपूल नहीं खेलने वाली थी अभी वीकेंड पे, क्योंकि उनका कैराबाओ कप का था. तो वो होता है ना कि छुपे छुपे पीछे से वो एकदम से गैप कम कर देना, वो चांस था सिटी के पास. एंड अवे गेम था. एक बहुत बढ़िया ट्रिविया ये था कि सिटी शायद आज तक कभी भी वो 3 पॉइंट से कम कभी लेके ही नहीं गई है बोर्नमाउथ अगेंस्ट. पता नहीं कितने सालों में पिछले. तो द ऑड्स आर हेविली स्टैक्ड इन फेवर ऑफ सिटी, बट रिगार्डलेस एन अवे गेम सिटी अभी थोड़ा सा हमें ऑफ लेट कुछ मैचेस में स्ट्रगल करते हुए भी देखी है. इट वॉज इंपॉर्टेंट टू गेट द जॉब डन. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि चाहे जैसा भी खेलो लेकिन 3 पॉइंट लेके आने हैं हमें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो ये ड्रॉ हो जाता तो फिर वो 2 पॉइंट और हो जाते, 3 पॉइंट का गैप हो जाता लिवरपूल के अगेंस्ट. देन इट इज अ टच एंड गो सिचुएशन कि कौन जीतेगा लीग अल्टीमेटली. सो आई थिंक गुड वर्क डन बाय सिटी ऑन दैट फ्रंट. बट नाउ लेट्स कम टू द लाइनअप्स वेरी क्विकली. 3-4 नहीं था भाई बेसिक. आके डियाज एंड अकांजी वर एट द बैक 3. ऊपर डबल पिवट में आज फिर से वी सॉ स्टोन्स विद रॉड्री. अभी अच्छा ये मैं समझ में नहीं आता, यूजुअली कभी कभी अकांजी जा रहा होता है. ऑल्दो स्टोन्स हैड अ ग्रेट गेम, ही हैड अ लवली गेम. मुझे लगता है कि यही इसका नेचुरल रोल. आफ्टर द लास्ट सीजन ही लुक्स मच मोर इन हिज एलिमेंट्स व्हेन ही इज इन दिस सिचुएशन. आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सी कि ये लोग अपना UCL में जब जाएंगे इन द नॉकआउट गेम्स, तब क्या स्टोन्स को ही बैक करेंगे उस पोजीशन पे खेलने को, या फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे. ऑल्दो आई फेल टू अंडरस्टैंड ये लोग क्यों इतनी चीजें कर रहे हैं, चेंजेस स्पेशली इन दिस पोजीशन. क्योंकि अभी भाई वो सिर्फ इस पोजीशन की बात नहीं, हर पोजीशन पे हो रहा है. स्पेशली इन दिस पोजीशन आई वुड से, क्योंकि कभी बर्नार्डो सिल्वा खेल रहा है, कभी फोडन खेल रहा है, कभी आके स्टोन्स खेल जाता है, कभी अकांजी खेल जाता है. जो डबल पिवट के आगे जो 4 मिडफील्डर्स हैं वो भी तो चेंज ही हो रहे होते हैं हर वक्त. अब आज मैं बताता हूँ, इस बार नूनेस लेफ्ट विंग पे था, सिल्वा राइट विंग पे था, फोर्डन और कोवाचिच को बीच में डाल दिया. एक मिनट, मथायस नूनेस हाँ वो भी खेल रहा था आज. अच्छा ओके. एंड हालैंड जो था वो ऊपर खेल रहा था एज अ नंबर 9. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जब मैच शुरू हुआ था तो जो कमेंटेटर्स थे वो पहले 10 मिनट तक यही डिस्कस कर रहे थे कि बड़ा मज़ा आता है गार्डियोला को ब्रेक डाउन करने में कि कौन कहाँ पे खेल रहा है और अभी हमें भी फिगर आउट करना पड़ेगा. सो इट इज़ समथिंग दैट एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इन ऑल द गेम्स. बट इसके बाद जो गेम शुरू होता है अल्टीमेटली सिटी वर डूइंग रियली वेल. इन द फर्स्ट हाफ दे वर रोटेटिंग द बॉल वेरी नाइसली. इन बर्नमाउथ्स डिफेंस आई वुड से वन थिंग, बर्नमाउथ के मैनेजर ने कहा था ये लोग जब एटिहाड गए थे लास्ट टाइम तो 6-1 पिट के आए थे और तब इन्होंने 5 एट द बैक खिलाया था. राइट. एंड वो मैच हारने के बाद इसने कहा था कि वी डिड अ मिस्टेक,
ये गलत फॉर्मेशन खिला दी हमने. सो ही वर्कड अपॉन दैट एंड इस बार 4-2-3-1 खिला रहा था. Okay. तो इट वाज नॉट अ लो ब्लॉक. ये लोग भी आगे चढ़ के खेल रहे थे जब भी चांस मिल रहा था. इट इज जस्ट दैट सिटी के पास बॉल ही इतनी होती है कि तुम्हें चांस कितनी ही मिलेंगे. हाँ. बट विद इन द फर्स्ट 10 minutes वी सॉ व्हेनेवर सिटी लॉस्ट द पोजीशन बर्नमाउथ आगे भाग रही थी गोल मारने के लिए. तो एक फायदा इसमें सिटी का क्या था कि दे वर फाइनली नॉट फेसिंग अ लो ब्लॉक. ओके. जहाँ पे 9-10 प्लेयर सारे जो है पीछे बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं और फिर तुम्हें वन टच पासिंग के थ्रू या फिर बहुत स्मार्ट IQ के थ्रू किसी तरीके से प्ले को ब्रेक डाउन करना है, स्पेस क्रिएट करनी है. हाँ. वो हेडेक नहीं था इस बार क्योंकि गेम काफी ओपन था उनके एंड से भी, बर्नमाउथ के एंड से भी. राइट. सो इसका फायदा सिटी को क्या मिला? सिटी को ऑफकोर्स गॉर्डियोला की कोई भी टीम होगी तो हम लोग को लगता है ना कि यार ये लोग ग्राउंड पासिंग में तो नंबर 1 होंगे. वन टच करेंगे, टिकी टाका करेंगे, व्हाट नॉट, बहुत बढ़िया सी थ्रू बॉल निकाल देंगे, लॉन्ग बॉल निकाल देंगे. हमने देखा यहाँ पे सिटी वर वेरी इफेक्टिवली यूजिंग लॉफ्टेड बॉल्स एज वेल, लॉफ्टेड पासेस एज वेल. कि मतलब मिडफील्ड से डबल पिवट में या फिर डिफेंस में से किसी ने स्पॉट करा कि सामने कोई बंदा रन बना सकता है, खाली इन बिहाइंड रन निकाल सकता है, तुरंत लॉब करके बॉल डाल दी. एंड इससे के थ्रू 2-3 चांसेस सिटी के क्रिएट हो रहे थे बड़े इफेक्टिवली. इनफैक्ट हालैंड का जो पहला चांस आया था विद इन द 10-15 मिनट्स जो पहले के थे, हालैंड गॉट द सेम लॉब्ड बॉल फ्रॉम द मिडफील्ड, भागता हुआ जा रहा होता है, राइट पैर पे शिफ्ट करता है एंड मिसेस द टारगेट कंप्लीटली. हालैंड मस्ट बी डिसअपॉइंटेड इन दिस गेम अगेन. अभी हमने पिछले कुछ मैचेस से बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली उसने एक गोल मारा था एंड फाइनली वो विनर मारा था जो कि उसने एंड में काउंटर अटैक पे. बट अपार्ट फ्रॉम दोज गोल्स ही हैज नॉट बीन हैविंग अ गुड गेम. एंड ये जो गोल्स है वो भी एक रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं आ रहे, रेगुलर गेम्स में नहीं आ पा रहे. तो थोड़ा सा अजीब तो है भाई. ही कुड हैव इजीली स्कोर्ड एटलीस्ट अ कपल ऑफ गोल्स. एटलीस्ट एक गोल तो मारना ही चाहिए था. यहाँ पे स्कोरलेस नहीं जाना चाहिए था हालैंड को. ऑल्सो अगेंस्ट अ टीम दैट इज नॉट वेरी गुड, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. सो हालैंड मस्ट बी डिसअपॉइंटेड इन दैट. बट फोर्डन का जो भी फॉर्म चल रहा है, इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम कि वो लीड करे सिटी को. क्योंकि वंस अगेन हालैंड को बॉल मिलती है, इट वॉज अ लॉफ्टेड पास, ही ट्राइज टू शूट बट गिरते गिरते शूट करा था, डिफेंडर ने उसको होल्ड कर रखा था. एंड सो वो शूट मारता है, बॉल डिफ्लेक्ट होती है, फोर्डन को टैप इन मिल जाता है. ओके. एंड पॉइंट वही है कि टैप इन गोल तो था बट द स्मार्टनेस दैट ही डिस्प्लेड इन हिज रन, किस तरह उसको टाइम करना है, उस रन को कहाँ पे शो अप करना है, जस्ट टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, वो बहुत कमेंडेबल था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल फोर्डन पूरे मैच में दिख रहा था भाई. Okay. उसको फ्री रोल दे रखा था, तुम्हें पीछे ड्रॉप करना आके तो रॉड्री के साथ भी आ जाओ, आगे भी भागते रहो, रन्स बनाते रहो, विंग्स पे चले जाओ. बहुत फ्री रोल था उसका एंड ही वाज एवरीवेयर टू बी सीन. तो वो बड़ा अच्छा था भाई कि फोर्डन को मतलब एक तो आई लाइक हाउ हर बार हर सीजन में सिटी के पास ये पैचेस में प्लेयर्स आते हैं. कभी कोई प्लेयर लाइमलाइट लेगा, कभी कोई प्लेयर लेगा. अभी जैसी इंजरी से वापस आया था डे ब्रुयना वाज टोटली इन हाईलाइट. राइट. एंड फिर अब एकदम से हम देख रहे हैं कि फोर्डन की हाईलाइट चल रही है. स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में डे ब्रुयना की हाईलाइट चल रही थी, बीच में अल्वारेस की हाईलाइट चल रही थी. तो इतने क्वालिटी प्लेयर्स है कि आपका हर सीजन में आपके पास एक पैच आएगा जिसमें एक प्लेयर एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर रहा होगा. एंड नॉट जस्ट फोर्डन, आई वुड से सिल्वा आल्सो हैड अ गुड गेम. स्टोन्स हैड अ ग्रेट गेम एज आई सेड बिफोर. स्टोन्स इस रोल में जो फ्लरिश करके निकलता है, बिकॉज आई थिंक वो डबल पिवट में रॉड्री के साथ जो दूसरा बंदा है, टू नो कि कब आपको रन्स बनानी है आगे बॉक्स के अंदर और कब आपको पास सही पास खेलना है, वो क्वालिटी स्टोन्स जितनी अच्छी तरीके से दिखाता है ना, उतना रॉड्री के साथ अकांजी नहीं दिखा पाता, क्लियरली नहीं दिखा पाता. आई थिंक स्टोन्स ने वो एक्सपर्टीज गेन करी है लास्ट ईयर में आगे. एंड उसकी कमी दिख जाती है जब अकांजी खेल रहा होता है. तो आई थिंक ही ऑल्सो मेड सम ग्रेट रन्स. मिडफील्ड से आगे भागने में जो मेनिसिंग फैक्टर जो उसने क्रिएट करके दिया था वो बहुत बढ़िया था. एंड बर्नमाउथ को हेडेक दे रहा था वो भी. ऑल एंड ऑल सिटी डोमिनेटेड द फर्स्ट हाफ वेरी इजीली, बट दिस वाज अ गेम ऑफ 2 हाफ्स. फर्स्ट हाफ बिलोंग टू सिटी, सेकेंड हाफ वॉज कंप्लीटली डिफरेंट भाई. एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सरप्राइज था क्योंकि सिटी का यूजुअली होता है कि अगर आपने डोमिनेट कर रखा है फर्स्ट हाफ, अगर आपने पहले हाफ में ही गोल मार दिया है तो सेकंड हाफ तो हमेशा बेटर जाता है सिटी का. इनफैक्ट इन द लास्ट मंथ तो हमने ये पैटर्न देखा ही है कि फर्स्ट हाफ में शायद गोल आए ना आए, लेकिन सेकंड हाफ में तो पक्का गोल आएगा ही आएगा. राइट. एंड बहुत अच्छे से डोमिनेट भी करेगी सिटी. बट राइट फ्रॉम द गेट गो सेकंड हाफ शुरू होते ही वी सॉ बर्नमाउथ लाइक अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर. कि वो लोग जाते ही ट्राई कर रहे हैं चांसेस क्रिएट करने का. इनफैक्ट पहले के 10-15 मिनट में ही सेकंड हाफ में दे केम वेरी क्लोज टू स्कोरिंग. वो मतलब जो होता है ना बॉक्स के अंदर, सिटी के बॉक्स के अंदर जाके अपने पैनिक क्रिएट करा है, जहाँ पे वो 2-3 डिफेंडर खुले हुए हैं एकदम और ये प्रे कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से कोई एरर हो जाए. वो वाली सिचुएशन आ चुकी थी. डियाज आई थिंक हैड अ वेरी मीडियोकर गेम इसी के चलते. अकांजी आके लेफ्ट सेंटर बैक राइट सेंटर बैक थे, उनका गेम फिर भी ठीक था. But Diaz as the main center back, he kind of had an off night. And Ederson की रेटिंग 8.3 की है.
इतने सेव्स करने पड़े मतलब उसे। अगर कीपर की रेटिंग 8.3 के तो समझ जाओ कि बर्नमाउथ ने कितना टेस्ट करा है। पॉइंट मैं एग्जैक्टली ये बोलने वाला था। बर्नमाउथ हैड अ ग्रेट सेकंड हाफ इन माय ओपिनियन एंड सिटी का मैं ये जरूर कहूंगा, एक मैं बात पे क्रेडिट देना चाहता हूँ यहाँ पे, एज अ बार्सा फैन आई नोटिस दिस पर्टिकुलरली। आई थिंक मोस्ट पीपल वुड नॉट हैव नोटिस दिस बिकॉज इट इज नॉट अ बिग डील फॉर देम, बट एज अ बार्सा फैन इट वाज क्वाइट अ बिग डील, स्पेशली आफ्टर द नापोली गेम। सिटी 1-0 पे है, थोड़ा स्ट्रगल भी कर रही है सेकेंड हाफ में, बट एक मोमेंट के लिए भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग अब बस वो सर्वाइव करना चाहते हैं एक गोल की लीड के साथ। मतलब एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे थे। ट्राई था। एंड सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है गार्डियोला के सब्स्टिट्यूशंस में, क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस की अगर हम लोग बात करें, डोकू आता है, अल्वारेज आता है, डे ब्रुयने आता है, तीनों अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस हैं। राइट। एक भी डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन नहीं था कि मतलब गार्डियोला के दिमाग में एक सेकंड के लिए भी ये थॉट आया हो कि एक गोल की लीड तो आई गई है ना, सी ऑफ कर लेता हूँ गेम को, जो कि काइंड ऑफ चाबी वांटेड टू डू इन द नापोली गेम। इनफैक्ट वो तो सब भी नहीं कर रहा था। तो आई वुड अप्रिशिएट गार्डियोला फॉर दिस, एंड मे बी दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग अनएक्सपेक्टेड फॉर अ बिग क्लब, बट मुझे देख के अच्छा लगा कि व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग इन द सेकंड हाफ अवे फ्रॉम होम एंड बहुत क्रूशल है ये 3 पॉइंट लेना, इट इज अ डू और डाई सिचुएशन, तब भी यू आर नॉट गेटिंग डिफेंसिव इन योर माइंड सेट, यू आर स्टिल लुकिंग टू अटैक, यू आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैं कैसे और गोल स्कोर कर सकता हूँ। वो मेंटालिटी, एलीट मेंटालिटी वो गार्डियोला की दिख गई वहाँ पे, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। बट ऑल इन ऑल अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूँ, सेकेंड हाफ में सिटी के 6 शॉट्स थे, बर्नमाउथ के 9 शॉट्स थे भाई साहब, 1.5 गुना ज्यादा शॉट्स। आई थिंक अगेन व्हाट आई टेक अवे फ्रॉम दिस गेम, मतलब ये तो एक्सपेक्टेड था कि सिटी मैच ही जीत जाएगी बिफोर दिस गेम स्टार्टेड, बट अगेन आई डोंट थिंक दैट सिटी हैज बीन परफॉर्मिंग, मतलब वो अपने लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे इस टाइम पे पिछले कोई काफी गेम से। लाइक इट डज नॉट लुक लाइक कि सिटी वही एकदम वो लीथल लास्ट ईयर वाली टीम है जो कि मतलब बड़ी इजीली सबको रौंद के चैंपियंस लीग जीत जाएगी। दैट इज वाई लाइक थोड़ा एक कंसर्निंग फैक्टर मुझे लगता है, क्योंकि आई नो ये इंडिविजुअल प्लेयर्स अपनी कैपेसिटी में एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस ला के दे रहे हैं, बट अगेन ये चीज़ कब तक काम करेगी एंड क्यों गार्डियोला की टीम एकदम उसी लेवल पे नहीं लग रही। आई थिंक इस पर बहुत बड़ी चीज़ ये भी कि कितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस हमें देखने को मिले हैं इस बार। थ्रू आउट द सीजन सिटी की एक स्टार्टिंग 11 हम लोग एक कोर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। कभी अल्वारेस खेल रहा, कभी नहीं खेल रहा, डे ब्रुयने कितना टाइम तक नहीं खेल रहा था, फोर्डन स्टार्टिंग में खेल ही नहीं रहा था, अर्लिंग हालैंड आप कह सकते हो, ग्रीलिश का भी एकदम से अब चला जा चुका है, बैक लाइन आप कह सकते हो, मिडफील्ड तो इट हैज बीन फुल ऑफ चेंजेस। या पॉइंट वही है कि दे आर स्टिल मेकिंग इट वर्क, बट आई थिंक वो जो थी सिटी टीम वो नहीं लग रही इस टाइम पे। या बात वही है ना कि जब मैटर करता तब वो जीत ही रहे हैं। हाँ, बड़े गेम्स में भी जीत रहे हैं। अभी यूसीएल में भी अच्छा ही चल रहा है। आई थिंक द मोमेंट दे स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग इन द बिग गेम्स इज द मोमेंट वी एक्चुअली स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम, क्योंकि अभी जितना वो रोटेशन कर रहा है, जितना प्लेयर्स को अलग अलग पोजिशंस पे खिला रहा है, ऑफकोर्स हर गेम परफेक्ट नहीं होगा, बट इट इज स्टिल वर्किंग। राइट। अगर सब अपने नेचुरल पोजिशंस पे, अपने नेचुरल रोल्स पे सब फिट होकर खेल रहे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कोपेनहेगन वाला गेम देखा था, 3-1 पिटाई करी थी, कितना कंफर्टेबल लग रहा था एंड इट इज नॉट इवन द फुल स्ट्रेंथ। सो मैं इतना क्वेश्चन नहीं करूंगा अभी, आई वुड वेट टू सी। लास्ट 1 or 2 ऑब्जर्वेशंस हियर, आई थिंक हालैंड, नूनेस एंड डियाज, ये 3 लोग होंगे जो कि डिसअपॉइंटेड होंगे शायद इस गेम से। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना फोर्डन, सिल्वा, स्टोन्स, इवन रॉड्री, दीज गाइज हैड अ गुड गेम। इनका गेम बहुत कंसिस्टेंट था एंड मतलब होता है ना कि आप बहुत रिलायबल परफॉर्मेंस थी, आपको पता है कि इनसे क्या एक्सपेक्ट करना है, वो करके दे रहे हैं टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। लास्ट ऑब्जर्वेशन फॉर मी वुड बी कि इसमें थोड़ा बहुत नूनेस का भी वही इन्फ्लुएंस दिखेगा। सिटी ने इस गेम में टोटल 15 शॉट लिए, सिर्फ 3 शॉट लेफ्ट साइड से हैं। ओके। और नूनेस लेफ्ट विंग पे था, क्योंकि नूनेस डिड नॉट हैव अ गुड गेम। Could this mean because City maybe got too heavily reliant on the right wing, one dimensional हो गया इसके चक्कर में, एंड ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए लेफ्ट विंग को। When you said कि लाइनअप में नूनेस लेफ्ट विंग पे, I thought ये चीज़ होगी, क्योंकि मैथायोस नूनेस ऑब्वियसली लाइक वो पास भी नहीं आता वो विंगर प्रोफाइल के, ही इज़ अ सेंटर मिडफील्डर और मे बी अ CDM एट बेस्ट, बट वो विंगर वाली प्रोफाइल के पास भी नहीं आता। आप अटैक में भी उसे एज अ मिडफील्डर खिला सकते हो, नॉट एज अ विंगर। तो आई थिंक जब व्हेन यू सेड की लाइनअप में वो लेफ्ट विंग पे है, मेरे दिमाग में यही चीज़ आई थी कि आई थिंक ये गेम शायद राइट विंग से ही चलेगा पूरा, एंड मे बी दैट्स व्हाट हैपेंड। Could be. But now we'll move on to La Liga. And La Liga में क्या हुआ? Before La Liga, let's talk about यूनाइटेड की बात करनी है। यूनाइटेड को भूल जाते हैं भाई साहब, जीते नहीं है ना। हाँ, जीते नहीं है, बट यूनाइटेड का मैच था फुलहम के अगेंस्ट एंड घर पे मैच था, एंड अगेन दे शुड बी हाईली डिसअपॉइंटेड विद देयर परफॉर्मेंस दिस टाइम। फुलहम एंड यूनाइटेड दोनों 4-3-1 के साथ जा रही थी, जहाँ पे अगेन उनाना खेल रहा था, डालो वरान मगवायर की हमारी पार्टनरशिप थी, लिंडेलॉफ हैड टू स्टार्ट
एट द लेफ्ट बैक पोजीशन। वाई? क्योंकि शॉ भाई साहब इंजर हो चुके एंड अब वो इस सीजन के लिए शायद पूरे इंजर हो चुके हैं एंड वो वापस नहीं आएंगे। तो अगेन एंड टायरल मलासा भी पता नहीं कहाँ पे, तो लिंडेलॉफ हैड टू स्टार्ट इन दैट पोजीशन। नाउ मेनू और कैसिमिरो की हमारे पास डबल पिवट था एज यूजुअल। अब आते हैं हम इंटरेस्टिंग चीज़ पे, क्योंकि हॉलैंड इंजर्ड है, मार्शल इंजर्ड है, इसलिए अब हमें एक स्ट्राइकर चाहिए था। रैशफोर्ड को स्टार्ट कराया गया एज अ स्ट्राइकर। ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम बाय द वे। गर्नाचो वाज स्टार्टिंग एट द लेफ्ट विंग पोजीशन, ब्रूनो एज एन अटैकिंग मिडफील्डर एंड राइट में वो लोग गए फोर्सोन के साथ। फोर्सोन इज देयर अपना अकेडमी का एक विंगर है, उसके साथ लेके गए थे। अच्छा। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि अपेरेंटली ट्रेनिंग सेशंस में फोर्सन को एज अ स्ट्राइकर खिलाने की कोशिश की गई थी एंड ये चीज़ इस मैच में दिखी है क्योंकि रैशफोर्ड एंड फोर्सन थ्रू आउट दिस गेम जितने भी टाइम दोनों साथ में पिच पे थे ये लोग अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे थे। ओके। बट बड़ी अजीब बात ये थी क्योंकि अगर वो चेंज करेगा तो रैशफोर्ड राइट विंग पे आएगा एंड राइट विंग पे ही इज इवन वर्स जितना लेफ्ट स्ट्राइकर पे होता है। तो आई थिंक बड़ा लाइक इट ऑब्वियसली डिड नॉट वर्क इन देयर फेवर। बट अगेन स्टार्ट की बात करूँ तो मैं ऑल्सो बाय द वे एक ऑल्सो ऑब्जर्वेशन ये है कि एंटनी कितना लाइक हाउ फार ही हैज फॉलन डाउन द पैकिंग ऑर्डर। उसको स्टार्ट ही नहीं कराया। उसका बर्थडे था ओ भाई मैच के दिन। सब हुआ था सब हुआ था 40 सेकंड के लिए लास्ट के 40 सेकंड के लिए उसे सब किया गया था एंड बाद में टेन हैग ने बोली भी है कि ऑब्वियसली हैज नॉट बीन परफॉर्मिंग दैट वेल, उसे स्टेप अप करना पड़ेगा। हाँ मैं सोच रहा था भाई बेचारे का बर्थडे है यार, बर्थडे के दिन तो छोड़ दो बेचारे को। बट जब ये मैच स्टार्ट होता है तो स्टार्ट काफी इक्वल होती है, बट फुलहैम है एट ओल्ड ट्रैफर्ड, स्टार्ट शुड नॉट बी इक्वल। स्टार्ट यूनाइटेड की फेवर में होनी चाहिए थी कंसिडरिंग द फैक्ट कि लोग 5 गेम जीतते हुए आ रहे थे। तो मैं वही सोचा था कब वो टाइम आएगा जब यूनाइटेड अपने नेचुरल सेल्फ में आ जाएगी। हाँ राइट। एंड इसके बाद जो कमेंट्स है उस पे आएंगे क्योंकि दैट हैज मेड मी फ्यूरियस जो टेन हैग ने बोला है। बट इस मैच की बात करूँ तो मैं काफ़ी इक्वल स्टार्ट था एंड फुलहैम जो है वो पोजीशन रखने का ट्राई कर रही थी एंड नेचुरली इसके चलते वो चांसेस भी बेटर बना रहे थे। यूनाइटेड काफ़ी टाइम तक गेम में लाइक इन द फर्स्ट 30 मिनट्स एटलीस्ट दे वर नॉट इन द गेम। फुलहैम ने काफ़ी चांसेस बनाए थे, कुछ चांसेस ऐसे थे जो कि ऑलमोस्ट 1v1 चांसेस थे। तो दे शुड हैव स्कोर्ड एंड शुड हैव टेकन द लीड, बट उन लोगों ने लीड ली नहीं थी। इसी के चलते बाद में आफ्टर 30 मिनट्स यूनाइटेड भी धीरे धीरे कभी ना कभी तो गेम के अंदर ग्रो करना ही था। तो धीरे धीरे उनने भी ग्रो करना स्टार्ट किया एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ दे एक्चुअली बिकेम अ बेटर टीम। उस टाइम तक मतलब वो उस लेवल पे पहुंच गए थे कि वो लोग थोड़ा प्रेस कर रहे हैं, थोड़े चांसेस बना रहे हैं, थोड़ा प्रेशर मेंटेन करके रख रहे हैं। तो आई थिंक लाइक अगेन आई वुड से कि इट वाज नॉट अ गुड हाफ फ्रॉम यूनाइटेड क्योंकि भाई ऑब्वियसली यू शुड हैव परफॉर्म बेटर एंड अब तक आपको 1-0 की लीड ले लेनी चाहिए थी। बट फुलहैम का भी आई वुड से दिस कि आप अवे फ्रॉम होम आए थे, आपने पहले स्टार्टिंग में इतने चांसेस बनाए, आपको कैपिटलाइज कर लेते तो शायद गेम और इजीली एंड हो जाता, इतना खींचना पड़ता ही नहीं। एंड नेचुरली ऑलमोस्ट पोजीशन व्हाट आई सेड कि 30 मिनट्स के बाद इन लोगों ने थोड़ा चार्ज करना स्टार्ट करा। इसके चलते पोजीशन स्टैट्स वाइज में आप मतलब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि 50-50 है, बट जिसने गेम देखा उसे पता है कि फुलहैम वाज द बेटर टीम इन द फर्स्ट हाफ। ओके। बट सेकंड हाफ फुलहैम बेटर स्टार्ट करती है और अच्छे चांसेस बनाती है, यूनाइटेड अगेन अपने शेल में चली जाती है। अगेन व्हाट वी सी, एक ब्रेक आता है भाई, उसके बाद शेल में चली जा रही है घर पे फुलहैम से। भाई बहुत लाइक आई वुड से कि सेकंड हाफ काफी ज्यादा गंदा था एंड ये और ज्यादा लेट जाके ऐसा हुआ हमें देखने को मिला कि यूनाइटेड अपना इंटेंट दिखा रही है। उससे पहले इंटेंट भी नहीं दिख रहा। सारे गोल सेकंड हाफ में आए। हाँ 3 गोल सेकंड हाफ में आए। बट एक जो चीज गंदी होती है यूनाइटेड के लिए वो ये है कि कैसिमिरो इंजर्ड हो जाता है अराउंड द 50th मिनट, उसका हेड क्लैश होता है, फिर उसके सर से खून आने लगता है। तो वो डायरेक्टली फिर टनल के अंदर जाता है एंड इसके चलते मैकटोमिने आ जाता है। बट अगेन भाई कैसिमिरो का इंजर होना इज अ बिग ब्लो एंड कुछ ऐसी न्यूज़ आई नहीं अभी तक उससे रिलेटेड कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा नेक्स्ट गेम। तो ये चीज़ देखने वाली है। बट मैकटोमिने आता है उसके चक्कर में। कैसिमिरो का मुझे लगता है करियर अब वो हो गया मतलब मेन स्ट्रीम से हट चुका है। हाँ कह सकते हैं वो द मोमेंट ही लेफ्ट रियल मैड्रिड वो मेन स्ट्रीम नहीं रहा। आई थिंक लास्ट सीजन तो मेन स्ट्रीम था, इस सीजन थोड़ा ज्यादा ही अजीब मतलब लास्ट है क्योंकि यूसीएल में फिर भी थे, वो सब था, प्लस वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा था। थोड़ी थे यूरोपा में थे। हाँ यूरोपा में थे राइट। हाँ परफॉर्म कर रहा था एंड इट्स अ बिग क्लब। बट अब तो मतलब वो यूनाइटेड का जो असर है ना, जो एनवायरनमेंट है, वो कैचअप कर ही रहा उससे राइट। बट एक और जो बहुत फनी सब्स्टिट्यूशन होता है वो एरिक्सन आता है फॉर फोर्सन ऑब्वियसली डिड नॉट हैव अ गुड गेम। बट फोर्सन जब आता है इसका मतलब क्या होता है? एरिक्सन मिडफील्ड में खेलेगा एंड ब्रूनो फर्नांडिस विल शिफ्ट टू द राइट विंग, जो कि मतलब आप गेम बर्बाद कर रहे हो एकदम। ब्रूनो ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द पास्ट कपल ऑफ पॉडकास्ट कि उसका गेम अच्छा नहीं जा रहा। अब वो राइट विंग पे खेल रहा तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे अच्छा जाए? व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज कि आपको पता है आपके या तो आप ट्रांसफर मार्केट में उसी प्रोफाइल के प्लेयर्स ले लेते
कि आपको अगर 4-2-3-1 पे ही स्टिक करना है तो नो मैटर व्हाट, अगर नहीं है तो चेंज कर लो ना फॉर्मेशन, क्यों टिके हुए हो उसी चीज पे? राइट। इतने सारे फॉर्मेशन है फुटबॉल की दुनिया में, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेशन दिख रही है जिससे आपको काम चलाना है एट द कॉस्ट ऑफ द परफॉर्मेंसेज ऑफ योर बेस्ट प्लेयर्स, इवन द कैप्टन हिमसेल्फ। राइट। तो ऐसी फॉर्मेशन खिलाने का पॉइंट क्या है? या तो आप उसके लिए वो रिक्वायर्ड पर्सनल रखो, और अगर वैसे प्लेयर्स नहीं है तो फिर फॉर्मेशन चेंज कर लो, प्लेयर्स के हिसाब से सिस्टम बना लो। आई थिंक यही पे हमें टेन हैग को अगेन क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सेंस नहीं था ब्रूनो को राइट विंग पे शिफ्ट करने का। बहुत रिजिड है भाई। एंड सून आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन फिर गोल भी आ जाता उनका, एंड मे बी यू कैन से कि गोल थोड़ा लकी था, सॉर्ट ऑफ कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि लाइक कॉर्नर से क्रॉस डाला एक, जो भी उनका प्लेयर उसका नाम क्या था, आईवोबी ने, सॉरी बासी ने शूट मारी, वो उनके प्लेयर पे लगी, फिर उसके सामने बॉल पड़ी थी, उसने गोल के अंदर मार दी, तो उससे वो 1-0 की लीड लेते हैं। एंड इसके बाद भी यूनाइटेड अटैक नहीं कर रही थी, अपने शेल में ही थी। आफ्टर द 80th मिनट उसके बाद जाके हमें लगा कि यूनाइटेड इंटेंट दिखा रही है, तो उसके चलते फिर आगे के लाइक विद इन द नेक्स्ट 5-6 मिनट्स मैगवायर का एक गोल आ जाता है। वो भी बड़ा लकी गोल था, क्योंकि लाइक ब्रूनो एक क्रॉस डाला, वो उनके कीपर ने पंच करा, वो पंच करके सॉर्ट ऑफ मैगवायर के पाथ में आ गई, तो उसने सिंपल खाली गोल मिनट में मार दी। एंड वो भी फिर पूरा कॉर्नर तक गया ऐसे यस करते करते, और फिर जाके वापस गया। बट इसके साथ 1-1 होता है, फिर 9 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, क्योंकि कैसेमिरो की इंजरी में काफी टाइम लग गया था। एंड 5-6 मिनट वो लोग निकालते हैं, यूनाइटेड प्रॉपर चढ़ी हुई थी, प्रॉपर डोमिनेशन, बट इसी के चलते काउंटर अटैक में वो लोग काफी खुले हुए थे। एंड ट्रायोरे सब्स्टिट्यूट होता है, ट्रायोरे जाके असिस्ट देता है आईवोबी को, एंड आईवोबी जो गोल मारता है इतना फनी गोल था, क्योंकि ओनाना हिला भी नहीं अपनी पोजीशन पे, जैसे एम्बापे कट इन करके नियर पोस्ट पे नहीं मारता, बट जब भी एम्बापे कट इन करके नियर पोस्ट पे मारता है तो एटलीस्ट कीपर ट्राई तो करता ही है, वो खड़ा रहा, उसने ट्राई भी नहीं करा बिल्कुल। एंड इसी के चलते यूनाइटेड हार जाती है। नाउ एक स्टार्ट में आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है जिसके पीछे यूनाइटेड बेटर कर सकती है। यूनाइटेड इन दिस सीजन हैव कंसीडर्ड 435 शॉट्स इन दिस प्रीमियर लीग, एंड ओनली शेफील्ड यूनाइटेड हैज कंसीडर्ड मोर। अच्छा, सेकंड वर्स्ट है मतलब। हाँ, पिछले लास्ट 5 मैचेस में ये लोग 100 से ज्यादा शॉट्स कंसीड कर चुके हैं, एंड के लास्ट 5 20 शॉट्स पर गेम मतलब। हाँ, 17 अगेंस्ट फुलहैम, 22 अगेंस्ट लूटन, 23 अगेंस्ट एस्टन विला, 22 अगेंस्ट वेस्ट हैम, 16 अगेंस्ट वुल्व्स। ओ भाई साहब, तो बहुत ज्यादा शॉट्स ये लोग कंसीड कर रहे हैं। एंड आफ्टर 26 गेम्स इनका जीडीएस टाइम पे 0 पे है। तो बहुत ही अगेन अभी 5 गेम अच्छे लग रहे थे, फिर अब एकदम से गंदा जा रहा है। टेन हैग ने कहा कि नहीं, आप सिर्फ ऐसे नहीं देख सकते, आपको बिगर पिक्चर देखनी चाहिए। क्या बिगर पिक्चर? वो बताई नहीं उसने कहा बस बिगर पिक्चर देखो तो काफी अच्छी लग रही है। आप 6 पे बैठे हो और 0 जीडीए, जो पिछले 5 मैच जीतना उसमें भी मतलब इन्होंने इतने शॉट्स कंसीड करे हैं। हाँ राइट भाई, मतलब डज दिस मीन दैट दे हैव बीन क्वाइट लकी इन अ फ्यू गेम्स, क्योंकि तुम तो कवर करते आ ही रहे हो। आई थिंक 5 गेम्स की बात करें तो मैंने किसी भी गेम में ये तो नहीं कहा कि यूनाइटेड ने बहुत अच्छा खेला। सब ऐसी हैं कि चलो निकाल ली उनने गेम, यही तारीफ करे थे कि चलो एटलीस्ट गेम निकाल ले रहे हैं। बट अगर आप ऐसे गेम्स निकाल के फिर बाद में कहोगे नहीं, लुक एट द बिगर पिक्चर काफी अच्छी लग रही है, तो तुम पागल हो भाई, तुम डेल्यूजनल हो। बट नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम दिस गेम, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ला लीगा एंड लेट्स कवर बार्सिलोना वर्सेस गेताफे। भाई आई वुड से कि शायद बार्सा के पिछले 3-4 महीनों में बेस्ट परफॉर्मेंस है। फोर्सलोना इज बैक। मतलब मैं जेन्युइनली सरप्राइज था ये परफॉर्मेंस देख के। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम देने वाले आफ्टर व्हाट हैपेंड अगेंस्ट नापोली। सो अ ग्रेट पॉजिटिव साइन। मुझे तो ऐसे गोइंग इनटू दिस गेम थोड़ी फीलिंग थी कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि गेताफे इज नोन फॉर देयर फिजिकलिटी एंड सॉर्ट ऑफ थोड़ा अगली गेम, कि ये लोग फ्रस्ट्रेट करे गेम निकाल ले हमसे लास्ट मोमेंट पे आके। बट टू माई सरप्राइज 4-0 हुआ, मतलब we did not concede any goal and on the other hand scored 4, so that was a big deal for me. लाइनअप्स की बात करते हैं जल्दी से। पीछे हमारे कुंडे, अराहो और कुबार्सी स्टार्ट कर रहा था, इनिगो मार्टिनेज नहीं था इस बार। कुबार्सी हैड अ ग्रेट गेम बाय द वे। आई थिंक सब लोग काफी तारीफ कर रहे हैं उसकी। थोड़ा सरप्राइजिंग ही होता है भाई, कब 16 साल के लोग बार्सा से आके भाई अच्छा खेलने लग जाते हैं। सो नाइस टू सी, वेरी हैप्पी टू सी दिस स्टोरी फॉर श्योर। डबल पिवट में वंस अगेन डियोंग और क्रिस्टेंसन थे हमारे साथ, एंड उनके आगे जो फ्रंट 4 थे गुंडोगान और फीलिक्स इस बार अटैकिंग मिडफील्डर्स थे हमारे, एंड लेफ्ट मिड पे कैंसलो एंड राइट मिड पे ऑफ कोर्स यमाल था, नहीं यमाल सॉरी रफीनिया था। अप टॉप लेवेंडोस्की। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि जब नेपोली का गेम हुआ था तो कई लोग कह रहे थे कि क्या हमें लेवेंडोस्की के साथ लेफ्ट विंग पे एक प्रॉपर फॉरवर्ड खिलाना चाहिए था। राइट। तो क्या पता चाबी ने सुन ली वो बात, वो क्योंकि उसने फीलिक्स को स्टार्ट कराया। ऑल्दो वही फॉर्मेशन में वो 3-2-4-1 हो जाता है, तो एक इंटीरियर बन जाता है वो। बट इंटरेस्टिंग यहाँ पे टैक्टिकल चेंज था जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगा। पहली बात तो अगर मैं समराइज करूँ इस गेम को, जस्ट टू टेल यू हाउ ग्रेट बार्सिलोना वाज प्योरली इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है।
68% पोजेशन था, 17 शॉट लिए थे इस बार, अ बिग मैसिव इंप्रूवमेंट फ्रॉम सम प्रीवियस गेम्स। 9 शॉट ऑन टारगेट भी थे, 3 की XG क्रिएट करी है। ऑफकोर्स 4 गोल मारोगे तो 3 की XG होगी, बट 3 की XG क्रिएट करना बार्सिलोना के लिए पिछले 2-3 महीनों में बहुत बड़ी बात है। हाँ। यहाँ पे कुछ 1.2 0.7 ऐसी XG बन रही होती है, 3 की XG क्रिएट करना इट्स अ बिग डील फॉर बार्सिलोना। ऑन द अदर हैंड गेताफे की सिर्फ 0.54 की XG थी, सो डिफेंसिवली हम लोग कितना सॉलिड थे वो भी दिखाते हैं इस चीज को। बट नाउ कमिंग टू द टैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, गेताफे 4-4-2 खिला रही थी। गेताफे यूजुअली 5 एट द बैक भी कई बार खिलाते हुए हमने देखी है उनको, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल फुटबॉल खेलता हुआ देखा है। दे समहाउ दे आर वेरी अनकैरेक्टरिस्टिक इन दिस गेम। ओके, क्यों? क्योंकि यार 4-4-2 तो आप खिला रहे हो, समझ में आता है। बाद में मेसन ग्रीनवुड खेल रहा था। हाँ, मेरा मेजर क्वेश्चन यही है उसके लिए। वो एक ही बार दिखा था, स्टार्टिंग में उसने एक शॉट लिया था, उसके बाद इतना दिखा भी नहीं वो। अच्छा, ओके। 4-4-2 आप खिला तो रहे हो, बट बहुत ज़्यादा यूजुअल जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा हाई लाइन खिला रही थी। एंड गेताफे आई डोंट नो इफ दे आर गुड इनफ टू प्ले दैट हाई लाइन। मतलब मैंने भी बाद में 4 गोल देखे थे बार्सा के, एंड यही चीज़ मैंने नोटिस भी यही करी थी कि आप 4-4-2 खिला रहे हो एंड इतनी स्पेस कैसे छूट रही है पीछे कि लोग इतनी तगड़ी इन बिहाइंड रन्स निकाले हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी गोल इन लोगों ने मारे वो 1-on-1 थे या खाली गोल पे मार दिया, ऐसा टाइप के गोल्स आए हैं। भाई पॉइंट ये है कि पहले के 10-15 मिनट में गेताफे के पास शायद 1-2 ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे दे केम क्लोज टू द बार्सा पेनल्टी बॉक्स, बट उसके बाद से एज यू सेड ये हाई लाइन को एक्सप्लॉइट जो करा है। एंड अगर मतलब दिस इज माई कॉन्स्पिरेसी क्या, माई स्पेकुलेशन आई वुड से, आई एम अज्यूमिंग कि ऑफकोर्स चावी को भी नहीं पता होगा कि गेताफे ऐसा खिलाने वाला है, एकदम इतनी हाई लाइन खिलाने वाले, 4-4-2 खिलाने वाले। तो दे मस्ट हैव प्लान्ड अ सर्टेन वे, चावी ने कुछ एक सर्टेन वे प्लान करा होगा। बट वेन दे केम ऑन टू द फील्ड एंड नोटिस्ड इन द फर्स्ट 10-15 मिनट्स कि ये लोग एक हाई लाइन खिला रहे हैं, ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, तो हाँ बस एक चांस है इन बिहाइंड रन्स बनाने का। वॉट माई स्पेकुलेशन इज कि क्या पता चावी ने शायद एक चीज़ इन मैच ही नोटिस करी हो और फिर एक एडजस्टमेंट मैच के दौरान ही बनाया हो और फिर प्लेयर्स ने उस एडजस्टमेंट को इतने अच्छे से एग्जीक्यूट भी करा हो। राइट। अगर ऐसा सच है तो भाई दिस डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, बिकॉज फर्स्टली टू चावी कि उसने ये वीकनेस या फिर एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करी एंड फिर प्लेयर्स ने उसको एग्जीक्यूट करके दिखाया ऑन द पिच आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द गेम। तो अगर ऐसा है तो भाई मैसिव क्रेडिट टू द टीम एंड द कोच। और अगर ऐसा था कि इन लोगों ने पहले ही इस चीज़ को एंटिसिपेट कर लिया था तब तो और भी क्रेडिट बनता है भाई, ये आपने कैसे एंटिसिपेट कर लिया। बट नॉनदलेस पॉइंट वही था कि हम लोग बार बार देखे थे विंग से सेंट्रली एक लॉन्ग बॉल निकाली जा रही थी एंड एटलीस्ट वन बिटवीन फीलिक्स एंड गुंडोगन विल ऑलवेज मेक दैट रन। राइट। तो वह इन बिहाइंड रन्स बना के एक्सप्लॉइट करना डिफेंस को बहुत ईजी हो रहा था बार्सा के लिए। एंड इसी के चलते पहला गोल आ जाता है। फर्स्टली अ ग्रेट बॉल बाय कुंडे, क्रेजी बॉल एंड फिर रफीना ने क्या फिनिश करी है भाई, उसके बारे में क्या कहोगे? मतलब आई थिंक मतलब फिनिश तो उसने अच्छी करी है एंड अगेन हम कह सकते हैं कि भाई रफीना ने फिनिश कर दी, बड़ी बात है। बट आई थिंक वो बॉल देख के आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि कुंडे ने इतनी तगड़ी बॉल निकाली एंड इट वॉज अ वेरी गुड रन बाय रफीना ऑल्सो। बट वही बात है कि गेताफे को मैं यही बोलूंगा कि भाई तुम एमआई टीम के अगेंस्ट नहीं खेल रहे हो, अभी इस टाइम पे सेकंड पे है बार्सिलोना, इतनी ज्यादा सेकंड पे हो गई है अभी, मतलब जिरोना ने एक मैच कम खेला है, मतलब सेकंड पे है एंड ऑब्वियसली दे हैव दैट कैलिबर कि वो गोल्स मार सकते हैं। ऑन पेपर टीम तो है ही तगड़ी। हाँ एग्जैक्टली। तो जिस टाइप की उसे स्पेस मिली थी इतनी ज्यादा सेंटर बैक और लेफ्ट बैक के बीच में जो उसने रन निकाली थी, आई थॉट बट आई वॉज वेरी शॉर्ट कि गेताफे ने इतनी ज्यादा स्पेस छोड़ दी। एंड 2 और मोमेंट्स में जल्दी से डिस्कस करूंगा इन द फर्स्ट हाफ। पहला वाला वो जब गुंडोगान को ही वॉज ट्राइंग टू रिसीव द बॉल इन द बॉक्स गेताफे के पेनल्टी बॉक्स में एंड उसको एक बंदे ने ऐसे पूरा गले से पकड़ के लिटा दिया था एंड ही वॉज आस्किंग फॉर अ पेनल्टी देन, बट पेनल्टी नहीं दी गई थी। द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इज कि मे बी द फाउल वॉज नॉट बिग इनफ टू गेट अ पेनल्टी। ओके, बट मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेनल्टी है, एक जस्ट एक थॉट ये है कि हम लोग कितनी बार देखते हैं इवन ऑन द कॉर्नर्स कि वो ऐसे पकड़ के रखे होते हैं, शर्ट से पकड़े होते हैं, गिरा देते हैं और पेनल्टी नहीं दी जाती है। बट अगर हम लॉ को पढ़ें फुटबॉल के रूल्स, बाय द रूल्स लिटरली अगर उनको इंटरप्रेट करा जाए तो ऑल ऑफ देम आर पेनल्टीज। हाँ राइट। तो वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन एंड अंडरस्टैंड कि क्या पेनल्टी है क्या नहीं है? बिकॉज टेक्निकली देखा जाए तो गुंडोगान के साथ जो हुआ था वो पेनल्टी होनी चाहिए, बट क्या एक्चुअली में फुटबॉल में हर बार ऐसी पेनल्टी दी जाती है? मोर ऑफन देन नॉट नहीं दी जाती। आई थिंक यही पे वही बात है कि अब इसलिए ही तो इतने ज्यादा डिबेटेड हैं फुटबॉल रूल्स, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि रेफरी क्या सोच रहा है, रेफरी का मन क्या है और वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है उस फाउल को। तो इट इज इतने ज़्यादा डाइवर्स रूल्स हैं एंड इतना ज़्यादा लाइक इट इज़ टोटली ऑन द रेफरी कि वो क्या फाउल देगा क्या नहीं देगा। बहुत क्लियर फाउल भी वो शायद रेफरी ना दे और बहुत सिंपल फाउल भी शायद रेफरी दे दे जस्ट बिकॉज उसका मूड है उस टाइम। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ये हमने डिस्कस करा हुआ है पहले, राइट, कि
एक बुक में जो रूल्स लिखे हुए हैं उनको आप वो दे आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू सब्जेक्टिविटी। कभी भी आप लिटरली इंटरप्रेट नहीं कर सकते किसी चीज़ को, एंड यू वोंट हैव वीडियोस टू सपोर्ट दोज टेक्स्ट्स कि आप एग्जांपल्स दे दो लिटरली। सो वो एक ह्यूमन कम्युनिकेशन का लिमिटेशन है आई वुड से। बट हाँ, द सेकंड पॉइंट वुड बी कि हमने फर्स्ट हाफ में थ्रू आउट देखा था फेलिक्स जो है बार बार रन्स क्रिएट कर रहा था, इन बिहाइंड रन्स निकाल रहा था, एंड ही वुड बी आस्किंग फॉर द बॉल, एंड कई बार उसको बॉल नहीं मिल रही थी, एंड ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड अ बिट कि भाई बॉल क्यों नहीं दे रहे हो, मैं रन बना रहा हूँ। तो पहली बात तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए कायदे से, बिकॉज ऑफकोर्स आप हर बार रन बनाओगे आपको हर बार बॉल नहीं मिलेगी, बट क्रेडिट टू हिम बिकॉज ही डिड नॉट स्टॉप। होता ना कि फ्रस्ट्रेट होकर आदमी फिर गिव अप करता था कि मैं क्या ही रन बनाऊं। एम्बापे हाँ, काइंड ऑफ एम्बापे। फीलिक्स ने वो गलती नहीं करी, इसका रिवॉर्ड उसको तुरंत मिला सेकंड हाफ में, जब क्रिश्चियनसन ने एक बहुत अच्छी रन बनाई। पहली बात तो क्रिश्चियनसन ने क्या रन बनाई है भाई डेवलपर से आकर, बट ही क्रिएट्स अ ग्रेट रन। कुंडे उसको दोबारा पास निकालता है वहाँ से, एंड देन ही स्क्वेयर्स इट अप फॉर फीलिक्स। तो फीलिक्स ने जो रन बनाई उसको फाइनली उसका रिवॉर्ड मिला, कंसिस्टेंट एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिला। बट गेताफे का डिफेंस क्या कर रहा था वहाँ पे? इतनी ज़्यादा खाली स्पेस कैसे दे सकते हो? राइट। तो आई थिंक वहाँ पे गेताफे के डिफेंस का एक मैसिव एरर था, जहाँ पे उसको फीलिक्स को बहुत ज़्यादा रूम दे दिया पॉन्डर करने के लिए। सो नॉनदलेस फीलिक्स डिड स्कोर एंड देन अल्टीमेटली गॉट सबड ऑफ, बट बार्सिलोना डिड नॉट स्टॉप देयर। उसके बाद भाई मैं देखता हूँ डियोंग टेकिंग ओवर द गेम। जो थर्ड गोल था तुमने वो देखा था? आई फॉरगॉट, बट मैं देखा। जब डियोंग लिटरली मिडफील्ड से टुवर्ड्स दी हाफ लाइन वहाँ से शुरू करता रन बनाना, एंड टू प्लेयर्स आर ट्राइंग टू प्रेस हिम, बट वो रेजिस्टेंट इतना है कि वो प्रेस में सकम नहीं करता। भागते भागते फिर वो एक थ्रू बॉल निकालता है, एंड आई थिंक गुंडोगान फिर रफीना को बॉल देता है, एंड रफीना में थैंकफुली दिमाग था क्योंकि कीपर लेटा हुआ था उसके सामने। रफीना पीछे पास करता है डियोंग को, और वो खाली गोल में मार देता है। राइट। पहली बात तो थैंक गॉड कि रफीना ने प्रेजेंस ऑफ माइंड सेल्फिश होकर वहीं से शूट लेने का ट्राई नहीं करा, उसे पीछे पास कर दिया डियोंग को। सेकेंडली व्हाट अ ग्रेट रन बाय डियोंग, आई थिंक आल्सो एन अंडररेटेड शूट, राइट, बिकॉज थोड़े डिस्टेंस से था एंड एक डिफेंडर पीछे था। पीछे, राइट। तो वो देखने में खाली गोल लग रहा था, बट इट इज नॉट दैट इजी। एंड बाय दैट टाइम अपना बार्सिलोना 3-0 हो चुकी थी। फिर सब्स आते हैं, फर्मीन लोपेज वगैरह भी आ जाते हैं, एंड फर्मीन लोपेज गोल भी मार देता थैंकफुली, राइट। आई थिंक मैं एक यहाँ पे शॉट आउट दूंगा लेवेंडोस्की को भी, उसने एक ऑफसाइड गोल मारा था, एंड ऑल्दो ही डिड नॉट एंड अप ऑन द स्कोर शीट। यहाँ पे 4 गोल में से एक भी गोल लेवेंडोस्की का नहीं था, बट ही हैड अ गुड गेम, ओके, एंड दैट इज नाइस टू सी, बिकॉज अभी पिछले कुछ 5-6 मैचेस से लगातार वो गोल मार रहा था, आज नहीं मारा, तब भी ऐसा नहीं था कि गोल नहीं मारा तो और कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है गेम में, जो कि कई बार होता है, कोई आउट ऑफ फॉर्म स्ट्राइकर होता है उसके साथ हम लोग देखते हैं ऐसा। तो वो चीज़ नहीं देखने को मिली लेवेंडोस्की के साथ, एंड ही डिजर्व्स क्रेडिट फॉर दैट। विक्टर रोकी वगैरह भी आते हैं बाद में, बट फिर जो फमीन का गोल आता है 1 सेकेंड डियोंग जो रन बनाता है मिडफील्ड से, डू यू रिमेंबर दैट रन? आई थिंक मेरे को गोल याद है कि उसने खाली गोल पे मारा था ना अल्टीमेटली, राइट, वो स्क्वायर हो जाती है फिर से बॉल, बट 1 सेकेंड इट बिलोंग्ड टू डियोंग भाई, जिस तरीके से उसने मिडफील्ड से रन बनाया। एक बात तो है डियोंग के साथ कि यार जितना प्रेस रेजिस्टेंट वो है, वो बहुत कम लोग हैं इस वक्त, बहुत कम लोग हैं। जब भी उसका लिबर्टी दे देते हो ना आगे जाने की, तो वो आगे जाके कुछ तगड़ा ही क्रिएट करके दिखाएगा। वी सॉ दिस अंडर कोमन एज वेल, जब उसको लिबर्टी दी थी आगे जाने की, तो गोल्स ही मारा था, असिस्ट भी बहुत तगड़े तगड़े निकाल रहा था। मैं वही कहूंगा यहाँ पे कि जब, क्योंकि इस मैच हमने देखा डियोंग वाज विलिंग टू गो फॉरवर्ड, स्पेशली इन द सेकंड हाफ। अगर क्रिस्टेंसन इज विलिंग टू टेक दैट सेकंड रोल कि मैं पीछे रुकूंगा एंड डियोंग को आगे जाने दो, फिर हमें ये सब चीज़ें निखर के देखने को मिलती है। डियोंग के ये सब एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड कितना फायदा हो सकता है बार्सा का इससे। तो आई वुड होप कि यार चावी इस चीज़ पर ध्यान रखे एंड डोंट बर्डन डियोंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉपिंग बिटवीन द सेंटर बैक्स ऑल द टाइम। बट ऑल इन ऑल अ ग्रेट गेम, एज अ सेट स्टैटिस्टिकली भी बार्सिलोना ने डोमिनेट करा। आई टेस्ट ले लो, गोल्स ले लो, हर तरीके से इट वाज अ कंप्लीट अनाइलेशन ऑफ गेताफे। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। मैंने मैं अभी भी थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर पाया। आई थिंक 4 गोल तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे, नेचुरली कोई भी नहीं करेगा जैसा लास्ट मैच गया था उनका। बट आई थिंक अच्छी बात मेरे को यही लगी बार्सा की, चलो वो 1 गोल मारने के बाद रुके नहीं, अल्टीमेटली उसको मल्टीप्लाई करते गए। आई थिंक दैट इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट। बट नाउ मूविंग ऑन टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड का मैच सेविया से था, जिनको नहीं पता काफी इमोशनल मैच फॉर ऑल द मैड्रिड फैंस, क्योंकि रामोस आ रहा था इस टाइम पे। अब क्या इमोशनल भाई, तो हो गया 1 साल भाई, पहली बार आ रहा था सांटियागो बर्नाब्यू पे। हाँ, टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल ही हो गया मेरे ख्याल से। तो मतलब भाई मुझे तो देख के अच्छा लगा काफी ज्यादा। एंड एक चीज थी कि उसने पहली अपनी पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे, उसमें उसने बोल दिया था कि मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा इधर पे। गोल तो मारा नहीं, पर वैसे उसने बोल दिया था सेलिब्रेट नहीं करूंगा। नहीं तो सेलिब्रेट नहीं करा, लेकिन उसके बाद कांड बहुत कर दिया। लेकिन हाँ, मैं उस पर भी आऊंगा, मतलब ठीक है, मतलब मैं समझता हूँ उसका, बट लाइक जब वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे
ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ ऐसा था कि रियल मैड्रिड के फैंस उसे एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। हाँ एंड जब वो लाइनअप्स अनाउंस होते हैं, एक एक प्लेयर का नाम आता है, तो उस टाइम पे भी सबने तालियां बजाई थी उसके लिए। तो आई थिंक चलो एटलीस्ट कुछ तो करा था। आई थॉट कि क्लब की तरफ से कुछ आएगा, बट आया नहीं क्लब की तरफ से कुछ। मतलब मैड्रिड कहाँ ही कुछ करती है, करती नहीं है कुछ। मतलब आई वाज होपिंग कि कुछ ना कुछ तो शायद हो, बट आया नहीं कुछ अल्टीमेटली। बट टॉकिंग अबाउट दिस गेम, मैड्रिड वाज अगेन गोइंग विद अ 4-1-2-1-2 एंड अगर मैं अपने सेविया की याद करूँ तो 4-4-2 के साथ गई थी। इंटरेस्टिंग थिंग वाज यूजुअली उनका जो कैप्टन है वो हेजूस नवाज होता है। इस मैच के लिए समहाउ रामोस कैप्टन था। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। सो रामोस को कैप्टन बनाया गया था। एंड मैड्रिड की फॉर्मेशन में लूनन वाज स्टार्टिंग, लूकास वास्केस को राइट बैक बनाया गया था क्योंकि कार्वाहाल जो है वो रेड कार्ड खा गया था लास्ट मैच में। एंड रूडिगर इज फाइनली बैक, तो दैट इज गुड टू सी। रूडिगर और नाचो की पेयरिंग थी, लेफ्ट में मेंडी को हिला रखा था, बीच में चुआमेनी था एज द पिवट एंड क्रूज वाल्वर्दे वर स्टार्टिंग एज अ सेंट्रल मिडफील्डर्स। आगे ब्राहिम डियाज था एंड उसके आगे अपना रॉड्रिगो और विनीशियस जूनियर। बेलिंगम को तो एक्सपेक्टेड है वापस आना। बेलिंगम को शायद 2-3 मैचेस और मिस करेगा, उसके बाद आ जाएगा। एंड अपनी सबसे नई इंजरी होजेलू, उसको भी अब शायद 1 महीने के लिए बाहर है। तो आई थिंक अगेन अ बैड मिस फॉर अस, बट ठीक है यार, ये मैच भी जीत गए हम लोग अल्टीमेटली। बट अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा भी स्टार्टिंग में इनिशियली 5-10 मिनट्स में ऐसा था कि जब जब रामोस का बॉल आ रही थी तो सब लोग ताली बजा रहे थे। ओह, तो अगेन भाई क्राउड ने अच्छी तरीके से ट्रीट किया एटलीस्ट रामोस को। बट अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो इट वॉज अ बोरिंग फर्स्ट हाफ। हाँ मतलब हमने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट से कहा कि सारे गेम्स काफी अच्छे हुए थे। ये गेम की स्टार्ट अच्छी नहीं थी बिल्कुल। सेकंड हाफ तो बढ़िया था। सेकंड हाफ तो बढ़िया था क्योंकि तब मैड्रिड टर्न अप करी थी। बट इन द फर्स्ट हाफ आफ्टर अ लॉट ऑफ गेम्स, आई थिंक मेरे को साल भर हो गया ये चीज़, मैंने बहुत ही टाइम बाद ऐसी नोटिस करी है, 30 मिनट मैड्रिड का एक शॉट भी नहीं आया था, मतलब ट्राई भी नहीं करा था। टेकन नो शॉट्स टेकन। एंड ओवरऑल भी फर्स्ट हाफ में इन लोगों ने 4 शॉट लिए जिसमें से एक ऑन टारगेट था। इन 4 शॉट में से मैं आपको बता दूं 2 ऐसे थे जो कि विनीशियस क्रॉस डाल रहा था एंड वो समहाउ गोल के पास चला गया, इसलिए उसे काउंट कर लिया गया। वो एक्चुअली में शॉट थे भी नहीं। एंड अपना सेविया की तरफ से एक ही शॉट आया था, दैट वाज विद इन द फर्स्ट 6-7 मिनट्स जब उनके पास एकदम एक टैप इन चांस था। उनका आइसैक करके एक स्ट्राइकर है उनके पास एंड वो उसने स्काई कर दिया। तो ओवरऑल भी सेविया के पास ना पूरे गेम में 2 ही चांसेस थे, एक ये था एंड एक सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में आया था जो कि एन-नेसिरी के पास आया था। एन-नेसिरी जिनको नहीं पता भाई, जिसने पोर्चुगल के अगेंस्ट गोल मारा था मोरक्को वाला बट उसके पास भी टैप इन चांस आया था, उसने भी वो मिस कर दिया था। ये 2 ही चांस है पूरे मैच में सेविया के पास। इसके अलावा सेविया वाज आल्सो नॉट दैट गुड, राइट। बट इन द फर्स्ट हाफ मैड्रिड से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि एक भी क्लियर कट चांस नहीं बनाया था। एक ही वो शॉट ऑन टारगेट था, वो भी वाल्वर्दे नहीं लिया था, पता नहीं 35-40 यार्ड के पीछे। क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है, वी आर यूज्ड टू सीइंग मैड्रिड नॉट प्लेइंग एट फुल इंटेंसिटी इन द फर्स्ट हाफ। हमेशा गेम को डीप लेके जाते हैं, समहाउ मैनेज कर लेते हैं, जो कि काइंड ऑफ यहाँ पे भी हुआ है। बट इतना ही इनकॉम्पिटेंट रहना अटैकिंग वाइज एट होम अगेंस्ट अ सेविया दैट हैज बीन क्वाइट फ्रैंकली नॉट गुड, बहुत नीचे आगे 15th पे है भाई। तो इट्स नॉट द सेविया ऑफ द पास्ट 2-3 years। हाँ, तो इतना क्यों स्ट्रगल कर रहे थे भाई? आई थिंक मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि मैड्रिड का वैसा सीन है क्योंकि लाइक 10 मिनट के आसपास हमारा एक गोल आया था जो कि कॉल ऑफ हो गया अल्टीमेटली क्योंकि नाचो ने बिल्डअप में फाउल कर दिया था। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ आई थी कि हम लोग चाहे अच्छा नहीं खेल रहे बट वो एक चांस हमें मिलेगा और हम गोल मार देंगे उसमें। वो जो लास्ट में जो गोल आया वो हमने चांस खुद नहीं बनाया, वो इंडिविजुअल बिल्डिंग थी पूरी। तो आई वुड से कि स्टार्टिंग में तो मैं काफ़ी ऐसा लगा था कि भाई एक चांस मिलेगा हम लोग गोल मार देंगे, बट चांस क्रिएट कर नहीं पा रहे थे हम लोग। बहुत अजीब सा गेम चल रहा था, केमिस्ट्री नहीं लग रही थी रॉड्रिगो विनीशियस के बीच में, आगे जाके बार बार बॉल लूज कर दे रहे थे। तो आई थिंक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फर्स्ट हाफ था। बट सेकंड हाफ में हमें एकदम ही टर्न अराउंड दिखा जहाँ पे मैड्रिड ने एकदम कंट्रोल लिया। आते ही शॉट, मतलब फर्स्ट हाफ में शॉट ही नहीं लिए जा रहे और सेकंड हाफ में सेकंड्स के अंदर शॉट पिछले स्टार्टिंग के 10 मिनट में 6 शॉट आ गए थे। दैट जस्ट टेल्स यू कितना एकदम से स्विच ऑन हो गई थी। एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू देम बिकॉज इट शोज कि ऑफ कोर्स 10 मिनट के अंदर 6 के 6 तगड़े चांसेस नहीं बनेंगे। हाँ, तो अगर आप 6 शॉट ले रहे हो तो इसका मतलब ये भी है कि कुछ आपने हाफ चांसेस पे भी ट्राई करा स्कोर करने का। एंड दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग फॉर इन द फर्स्ट हाफ आल्सो, कि वो इंटेंट दिखना चाहिए। ऑफ कोर्स चांसेस हमेशा क्रिएट नहीं होंगे इतने ओपन चांसेस, बट आप टेस्ट करते रहो कीपर को। हम लोग हमेशा कहते हैं, राइट। आई थिंक वही चीज़ सेकंड हाफ में चेंज हुई, फर्स्ट हाफ में वो चीज़ नहीं थी। बट इसके चलते एक बड़ी फनी चीज़ होती है, एंड बिफोर एनी टीम कोड मेक अ सब्स्टिट्यूशन हमें रेफरी सब्स्टिट्यूट करना पड़ जाता है। ये मैंने पहली बार देखा। मैंने भी, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम हुई, उसके वजह से 5-6 मिनट लगे वो चेंज होने में। अच्छा, एंसेलोटी बड़ा गुस्सा था, मुझे लगता है बहुत ही गलत बात थी भाई मैं बताऊं क्या, मतलब इनिशियली एम्पैथेटिक होना चाहिए। इनिशियली मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आई थी, बट वो चीज़ उसके बाद दिख गई है।
हम लोग लगातार स्टार्टिंग के 10 मिनट में 6 शॉट ले लिए थे एंड उसके बाद हमने पूरे गेम में आगे जाके सही बात है, 6 और शॉट लिए पूरे में। वो अनफॉर्चुनेट है वो चीज, और उसके लिए गुस्सा होना या डिसअपॉइंटेड होना सही बात है, बट यू कैन नॉट ब्लेम इट ऑन द रेफरी भाई। मतलब प्लेयर्स पे इतनी इंजरी होती है, रेफरी भी भाग रहा होता है, एक बार आउट ऑफ इन अ ब्लू मून ऐसा हुआ है, राइट। तो आई थिंक थोड़ा एम्पैथी दिखानी चाहिए रेफरी को भाई। आई थिंक मुझे लगता है वो गुस्सा इसलिए था क्योंकि जितना टाइम लग रहा था वो चेंज होने में, मतलब आप किसी प्लेयर को चेंज होते हो आप 6-7 मिनट तो नहीं देते हो, तो उसमें भी भाई प्लेयर के ऐसे पीठ के अंदर से वो वायर नहीं लगी होती है ना। हाँ तो वो वो सब- फोर्थ ऑफिशियल के में तो लगी होती है पहले से ही। क्या? फोर्थ ऑफिशियल ही तो आया था जो कि स्टार्टिंग नहीं मैंने देखा था क्लियरली वो चेंज कर रहा था वहां पे वायर निकाल- चेंज कर रहा हाँ। था। अच्छा, उसके पीठ से शर्ट के अंदर से वायर ऐसे निकाल रहा था और फिर उसे खुद पहनी है। ओके। वो पता नहीं किस चीज की वायर होती है, आई थिंक वो कुछ कान पे लगा के माइक्रोफोन से कनेक्टेड होती होगी, बट वो एक्चुअली पूरे इक्विपमेंट्स उसने लिए और फिर लगाए हैं। एंड अपेरेंटली दैट रेफरी उसका पहला मैच था वो एक्सपीरियंस, ओह, और बर्नेबाउ में सीधा जो इंजर्ड हुआ है, नहीं जो आया उसके है बाद फोर्थ उसके ऑफिशियल। बाद। ओके ओके ओके, तो मतलब कुछ दैट वाज समथिंग भाई। राइट। बट एज आई सेड इसके चलते हुए हमने देखा एकदम से मोमेंटम चेंज होता है एंड जो चीज़ एकदम ही मड्रिड की फेवर में चल रही थी, लग रहा था कि गोल आने ही वाला है, वो चीज़ डिले होती जाती है एंड इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि मड्रिड थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। एंसेलोटी काफ़ी गुस्सा था उस टाइम पे, बीच में क्रूज भी काफ़ी गुस्सा हो गया था एंड वो चीज़ इट इज़ वेरी रेयर टू सी कि क्रूज के साथ ऐसा रिएक्शन देखने को मिले। व्हाट अबाउट रैमोस, व्हाट वुड यू से फॉर हिम? आई थिंक रैमोस का भी मैं ये कहूंगा कि मतलब ही वॉज फाइटिंग फॉर हिज टीम भाई ऑब्वियसली, वो हर बंदे से लिटरली लड़ा है जो लेजेंड्स है। क्रूज से नहीं लड़ा, पता है वो नहीं, क्रूज क्रूज से वाली भी कुछ चीज कर रहा था डिफरेंट थी वो चीज। अब वो ESPN ने बाद में पोस्ट करा है क्या? कि क्रूज इतनी मतलब जैसा उसका रिएक्शन था, रामोस जो उसे धक्का मार के साइड करता है और क्योंकि उसे येलो कार्ड मिल जाता है अल्टीमेटली क्रूज को। सो आई थिंक लाइक उसे धक्का दे दिया, इसका ये नहीं कि गुस्सा था उससे, लड़ रहा था उससे, बट इन जनरल थ्रू आउट द गेम रामोस फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था काफी एंड काफी लग रहा था कि क्वेश्चन कर रहा है बार बार रेफरीज को। तो आई वुड से कि मतलब ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड साइड फॉर ऑल मड्रिड फैंस। मैं एक चीज कहूंगा बस टू सम दिस अप रैमोस के लिए, योर पर्पस ऑफ नॉट सेलिब्रेटिंग वाज टू शो रिस्पेक्ट टू योर क्लब, बट यू आर नॉट क्वाइट डूइंग दैट ऑन द फील्ड एनीवे। इफ यू वांट टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स योर एक्स क्लब तो आप उसको इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो कि चलो मैंने गोल मार दिया अपने क्लब के लिए पर मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा। बट अगर आप कैप्टन हो के चुपचाप बैठे रहोगे अपनी टीम को एज योर टीम इज लूजिंग, तो आई थिंक भाई तो कन्फ्रंट करने का भी गुड कैप्टन। सही बात है, बट कन्फ्रंट करने का एक तरीका होता है। पर ठीक है, आई थिंक इट वाज फाइन विद मी। बट फाइनली गोल आता है मॉड्रिच की तरफ से, वो भी सब्स्टिट्यूट हुआ था, उसके बाद 4-5 मिनट में उसने गोल मार दिया एंड व्हाट अ गोल इट वाज। बट अगेन यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है जब वहाँ के जो ऑन फील्ड ऑफिशियल होता है वो कुछ बोलता है कि मेरे हिसाब से तो रूडिगर ऑफ था, ऑफसाइड रह के वो प्ले में इंटरफेयर कर रहा था। बेसिकली वो सेंटर बैक के विजन के साथ उसने मिंगल करा है बिकॉज ही वाज इन एन ऑफसाइड पोजीशन एज पर दैट रेफरी जो भी है वो। I would just request all the people to just look at that goal एंड किसी को कोई कमेंट्स में मुझे बता दे कि कैसे वो इंटरफेयर कर रहा है उसके साथ, क्योंकि अगेन ये सेम चीज़ मैंने अभी वैन डाइक के लिए बोली इन द काराबा कप फाइनल जब वो एंडो ब्लॉक कर रहा था। एंडो का तो चलो तब भी उससे प्लेयर को छुआ था, इधर तो इसने प्लेयर को छुआ भी नहीं एंड वो ऑलमोस्ट बॉक्स के एज पे खड़ा हुआ था रूडिगर। राइट। तो अगेन आई डोंट गेट कि कैसे लोग ऑफसाइड कह रहे थे, इसी के चलते आई थिंक वार ने भी सही डिसीजन लिया अकॉर्डिंग टू मी। अगेन भाई जिसको डिसएग्री करना है वो जाके कमेंट्स में बता सकता है मुझे, बट आई थिंक इट वाज अ फेयर गोल एंड अगेन कह लो भाई मतलब क्या ही बोलूं मैं, बट आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड गोल भाई मॉड्रिच के हिसाब से। एक आउटसाइड कर्लर मारता है, हाँ काफ़ी अच्छा कर्लर मारता है, बट उसके चलते हम लोग मड्रिड जीत जाती है एंड अगेन हमारी जो विनिंग स्ट्रीक है वो कंटिन्यू होती जा रही है एंड आई थिंक इट वाज अ गुड वीकेंड भाई फॉर ऑल मड्रिड फैंस। बट ठीक है, यहाँ से आई थिंक वी विल मूव टू क्रिकेट बिकॉज एक और लेजेंडरी गेम हुआ है, इसको भी डिस्कस करना बनता है। व्हाट आर योर इनिशियल थॉट्स ऑन दिस? Hands down one of the most entertaining test matches that I have seen and especially in this series अब तक मैंने जितने टेस्ट मैचेस देखे 4 टेस्ट मैच है या इससे पहले के 3 आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा एंटरटेनिंग थे। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि पूरी सीरीज जो है ना ये मतलब आई होप आई विल बी प्रूवन करेक्ट वंस अगेन इन द 5th टेस्ट मैच, बट आई विल से दिस वंस अगेन व्हेन इट हैपेंस आफ्टर द 5th गेम। इन माय ओपिनियन ये सीरीज इंडिया में जो हम लोग देख रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग सीरीज ओवरऑल भी रही है ओके इन द लास्ट एटलीस्ट 10 years। ओके काफ़ी ज़्यादा मतलब गैप है, मतलब कम मतलब वन ऑफ द मोस्ट तो है ही, शायद मोस्ट है नहीं, अब ऑफ कोर्स पिछले 10 साल में इतनी सीरीज हुई एट द टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं आएंगी, बट वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग सीरीज तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ इंडिया की है। मतलब काफ़ी लोग कह रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड ने इतना तगड़ा कंपटीशन दिया इंडिया को इस बार इसलिए एंड दैट वी हैव ऑल्सो ब्रेक डाउन इन द प्रीवियस पॉडकास्ट कि क्या एक्चुअली में वो कंपटीशन है
आई थिंक टू सम एक्सटेंट एक वो दिमाग में चीज़ तो बैठी हुई है नाउ आई डोंट या तो ये चीज़ मेरे मीडिया ने दिमाग में बैठा दिया कि इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा तगड़ा खेल रही है इस टाइम पे, मतलब बाहर आके तज्जा परफॉर्म करना, ऑब्वियसली वी हैव टू गिव देम क्रेडिट, बट अगेन कहीं ना कहीं वो बात भी आती है कि भाई अल्टीमेटली भाई पीछे ही हो काफ़ी ज़्यादा। नहीं, मैं भी ये शूटिंग से पहले एग्जैक्टली यही चीज़ सोच रहा था कि ये सीरीज इतनी एंटरटेनिंग हो रही है, हर मैच इतना क्लोज क्यों जा रहा है। क्लोज क्या मतलब, पिछला मैच तो बहुत ही वन साइडेड था वैसे, बट बेसिकली हर टेस्ट मैच में हर दिन पे एकदम टाइड्स एक्सट्रीम से पलट रही है। एक दिन पूरा ही इंग्लैंड के लिए आ रहा है, फिर अगले दिन एकदम ही टर्न अराउंड हो जाए और एकदम इंडिया के फेवर में चला जा रहा है। राइट, इस टेस्ट मैच में भी ऐसे ही हुआ। तो इतना एंटरटेनमेंट क्यों आ रहा है? अब इसमें बहुत एक इजी टेम्पटेशन टू फॉल इनटू इस कि इंग्लैंड का वो बैस बॉल है तो बहुत मजा आ रहा है। एक थोड़ा तुम और लॉजिकली सोचोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि यार इंडिया की टीम भी बहुत डिप्लीटेड है अभी, तो जितना गैप होना चाहिए था दोनों टीमों में थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि इंडिया थोड़ी नीचे हो गई है इसी चक्कर में। दूसरा और एक जो आई थिंक अ मोर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज, जिसके ऊपर शायद मैं आई विल रिक्वेस्ट ऑल द लिसनर्स आल्सो टू थिंक अबाउट दिस इन डिटेल, व्हिच इज कि बैस बॉल जिस टाइप का है, जो आप अग्रेसिव क्रिकेट खेल लो, अग्रेसिव भी अब एग्जैक्टली क्या होता है हमने पहले ब्रेक डाउन करा हुआ है, बट एटलीस्ट ऑन द पेपर कि आप जो अग्रेसिव शॉट्स खेल रहे हो, ऑफ कोर्स इट विल ब्रिंग अ न्यू एलिमेंट टू टेस्ट क्रिकेट, कोई डिनाई नहीं करता, कुछ डिफरेंट लेके आएगा जो पहले नहीं करा गया। हाँ, एंड ये हमने पहले पॉडकास्ट में डिस्कस करा हुआ है कैसे जो नए लोग हैं उनको T20 क्रिकेट ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों लगता है टेस्ट मैचेस से, बिकॉज अब कम टाइम में एक्सट्रीम्स पे जा रहे हो, छक्के चौके पड़ रहे हैं तो विकेट ही गिर रहे हैं, राइट, तो वो ऑफकोर्स ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा एक नए बंदे को, ज्यादा डोपामिन हिट मिल रहा है उसमें आपको। तो आप काइंड ऑफ वो फ्लेवर टेस्ट मैच में लेके आ रहे हो तो आपको एंटरटेनमेंट आएगा ही आएगा उसमें। बट पॉइंट ये है कि बैस बॉल एंटरटेनमेंट के लिए बना है या फिर मैचेस जीतने के लिए बना है, राइट। एंड वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए भी, कि आप एक क्लाउन हो या फिर आप एक विनर हो, मतलब आप दूसरों के मजे के लेके अपना ही मजाक उड़वा रहे हो या फिर आप लोगों को जीतना है, कुछ रिस्पेक्ट भी क्लास क्लाउन बन रहे हो, मतलब कि हमें एंटरटेन करना है लोगों को, इससे चाहे हम खुद सारे मैचेस हारते रहे, क्योंकि पॉइंट वही है, तुम कितना भी एंटरटेन कर लो, एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट विनिंग देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्लेइंग। एग्जैक्टली, तुम हारने के लिए तो नहीं खेलते हर मैचेस, तुम्हारे इकोनॉमिकली भी इट विल नॉट सूट ही होगा, तुम बार बार हारते ही रहोगे लॉन्ग टर्म में, तो राइट। सो आई थिंक राइट नाउ आई हैव मेड दिस क्लियर पॉइंट इन माई ओन हेड एंड आई वुड लाइक टू टेस्ट कि बाकी लोग कितना अग्री करते हैं इससे, विच इज कि बैस बॉल राइट नाउ इट मे सीम entertaining to some people, but at the end of the day the purpose of playing a sport is to win it, and is it fulfilling that? क्या तुम entertain कर रहे हो लोगों को at the cost of losing, at the cost of winning, sorry? तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन करूँगा एंड ऑफ कोर्स वील वेट टू सी कि सीरीज का रिजल्ट क्या आता है, बट मेरे भी डाउट्स तो हैं वहाँ पर। बट आई थिंक नाउ अब बिना किसी वेट करे लेट्स डाइव इनटू दिस मैच एंड लेट्स डिस्कस कि एक्चुअली में क्या हुआ है इस मैच में। सो पहली बात तो ऑब्वियसली वील हैव टू टॉक अबाउट लाइनअप्स एंड टॉस। व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली क्या सही डिसीजन था इस बार इंडिया का उसी टीम के साथ जाना? भाई मतलब मेन तो वही था कि आकाशदीप को लिया बुमराह के जगह पे एंड मुकेश को नहीं लाए, उससे सरप्राइज थे तुम? आई थिंक थोड़ा बहुत सरप्राइज था, बट देन अगेन जैसी परफॉर्मेंस थी मुकेश की लास्ट टाइम, आई थिंक अगर इसके साथ जाते भी तो भी आई वॉज नॉट लाइक आई वॉज हैप्पी टू सी समथिंग न्यू। मतलब मैं तो बहुत सरप्राइज था पर्सनली, क्योंकि मुझे लगा था कि ट्राइड एंड टेस्टेड उसी पे जाएंगे इंसान पे, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा डिप्लीटेड स्क्वाड, इतने सारे डेब्यूटेंट्स रह चुके हैं, प्लस 2-1 था, तो अगर ये हारते तो 2-2 हो जाता। तो आई थॉट कि पर्सनली जाएंगे तो मुकेश के साथ ही, सो आई वॉज जेन्युइनली सरप्राइज जब आकाश का नाम आया। बट वो साथ सरप्राइज जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स में बदल गया जब उसने पहले इनिंग की अपनी परफॉर्मेंस दी थी, तो उसमें कोई डाउट नहीं करूंगा। आई थिंक क्रेडिट टू द टीम एंड द कैप्टन कि उन लोगों ने स्पॉट करा आकाश का टैलेंट एंड दे ट्रस्टेड हिम इनफ टू गिव हिम द टेस्ट कैप। इंग्लैंड की बात करते हैं जल्दी से। इंग्लैंड ने शोएब बशीर को वापस खिलाया, ऑफ कोर्स इट पेड ऑफ वेरी वेल, 5 विकेट ले लिए पहली इनिंग में, बट मार्क वुड की जगह वो रॉबिन्सन को ले आए। वो मुझे थोड़ा सही नहीं टिका। मुझे लगता है कि वुड को खिला सकते थे, जबकि उसने अच्छा परफॉर्म करा भी था लास्ट। हाँ, मतलब वो जबरदस्ती में आउटलैंडिश होने के चक्कर में तो कहीं हटा नहीं दिया, बिकॉज आई फेल टू अंडरस्टैंड रॉबिन्सन को यहाँ पे क्यों लिया उसके ऊपर। इवन इफ इट इज अबाउट बैटिंग तो भी मुझे लगता है चलो रॉबिन्सन ने 50 मार दी, उसकी पहली 50 थी वो करियर की टेस्ट क्रिकेट में। सो मार्क वुड हैज आल्सो हैड ग्लिम्पसेस ऑफ गुड बैटिंग, लो डाउन द ऑर्डर। बॉलिंग में जितनी वो पेस लेके आता है इट इज इनकम्पेरेबल टू एनीवन एल्स इन द इंग्लैंड स्क्वाड। सो मुझे लगता है कि ऐसी पिच पे हमें बॉल लो रह रही थी, थोड़ी स्लो नेचर था, वहाँ पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पेस में से कुछ, तो वो उसके लिए वो फुल एफर्ट डालने वाला बंदा चाहिए। आई थिंक स्टोक्स ने वहाँ पे शायद एक ये मिस आउट कर दिया, वुड को शायद खिला सकता था वहाँ पे।
बट पिच की बात करते हैं जल्दी से, बिकॉज ऑफकोर्स पिच चाहे कैसे भी हो, मोस्ट लाइकली आपको हमेशा टॉस जीत के बैटिंग करनी होती है इंडिया में, तो टॉस पर तो ज़्यादा डिस्कशन होगा ही नहीं. बट जो पिच था वो, मतलब पहले मैं तुम्हारे कमेंट्स जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बहुत जेन्युइन कमेंट्स हैं. आई थिंक पिच में फाइनली हमें चीज़ देखने को मिली जिसके लिए हम लोग सब वेट कर रहे थे कि माइकल वॉन आके रोना स्टार्ट करेगा. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि वो आके रो रहा है क्योंकि थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल रहा है उस चीज़ में. बट अगेन ऑब्वियसली एंग्री एट द सेम टाइम. अगेन उसका भी यही था कि यूजुअली हम लोग तब तक वेट करते हैं जब एक टीम, दोनों टीम्स जो वो बैटिंग भी कर ले और बॉलिंग भी कर ले जज करने से पहले. बट जब बैटिंग है इंग्लैंड की तभी उसने ये चीज़ बोल दी कि भाई ये चीज़ तो हमें इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, देख के लग रहा है पिच हैज नॉट बीन अप टू दैट लेवल. अरे ये हर दिन इसका बदला है कमेंट. अच्छा ओके. हर दिन ट्वीट बदला है, हर दिन मतलब उसने कुछ ना कुछ उल्टा बोला है पिच के बारे में कि अब अच्छी हो गई बुरी हो गई. तभी लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे. पॉइंट ये, इन माई ओपिनियन आई हैव पर्सनली नेवर सीन such a mysterious pitch in the last once again 15 years maybe, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ. मतलब पिच को रीड करना बहुत डिफिकल्ट है. किस भाई लोग नहीं रीड कर पा रहे, जो खेलने गए हुए हैं, जो कोचेस हैं, जो कैप्टन्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वही रीड नहीं कर पा रहे हर दिन क्या हो रहा है. तो हम घर बैठे बैठे क्या रीड कर लेंगे. राइट. दिस इज hands down one of the most unpredictable pitches that I've ever seen. And पॉइंट ये कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था जब हम लोग इसका प्रीव्यू कर रहे थे मैच का, कि कैसे बेसिकली इस पिच में हमने देखा है कि एक हिस्ट्री रही है काफ़ी रन्स की. पुजारा ने 200 मारी, यहाँ पे रोहित शर्मा ने 200 मारी है. रणजी मैचेस में भी बड़ा अच्छा चलता है पिच का. बट कुछ टाइम पे ऐसा भी देखा हमने, जैसे साउथ अफ्रीका जब आई थी खेलने के लिए यहाँ पे, तो वो 150 रन पे ऑल आउट हो गए थे दोनों इनिंग्स में. तो ऐसा लग रहा था पिच को देख के पहले दिन पे भी कि अंदर से थोड़ा डार्क सॉइल है, क्रैक्स दिख रहे हैं, बट उसके ऊपर से घास बिछी हुई है. तो थोड़ा वियर्ड सी फीलिंग थी कि एग्जैक्टली कैसे प्ले आउट करने वाला है. एंड जब वो उसने पहली इनिंग में आए, जब आकाशदीप ने वो पहले विकेट्स निकाले, तो लग रहा था कि यार पिच में काफ़ी कुछ है जिससे बॉलर्स बेनिफिट कर सकते हैं. बट आफ्टर दैट ऐसा लग रहा था कि सेकेंड सेशन से एकदम ही पिच बदल चुकी है, कि एकदम ही बैटिंग फ्रेंडली हो गई है. फिर डे 2 के स्टार्टिंग पे तो फिर से पिच जो है थोड़ी मुश्किल लगने लग गई. फिर एंड आते आते एकदम आसान हो गई. फिर डे 3 पे आए तो फिर दोबारा कुछ उल्टा ही चल रहा है. राइट. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि हर दिन पिच अलग बिहेव कर रही थी, बट एक दिन के अंदर अलग सेशंस पे भी अलग बिहेव कर रही थी. ओके. तो इतना अनप्रेडिक्टेबल चीज़ मैंने तो कभी देखी ही नहीं भाई. मतलब बहुत मुश्किल से मुझे कोई याद आएगा, अगर आएगा भी तो आई फेल टू अंडरस्टैंड. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, रैंक टर्नर है तो पहले दिन से ही घूम रही है बॉल, अच्छी विकेट है बैटिंग के लिए तो फिर वो पहले 2 दिन में पाटा विकेट हो जाती है, फिर बाद में थोड़ी ब्रेक डाउन करनी शुरू करती है. साउथ अफ्रीका में जैसे हमने देखी थी, सीमिंग विकेट है तो पहले दिन से ही सीम कर रही थी. हाँ. इतनी वेरिएबिलिटी अक्रॉस द डेज ऑफ द टेस्ट मैच एंड अक्रॉस सेशंस इन अ सिंगल डे, वो बहुत रेयर होता है देखने को. ओके. सो आई थिंक पिच का तो फैक्टर मैं कहूँगा दोनों टीम्स के लिए बहुत नया था एंड किसी को भी एडवांटेज नहीं था सच. बट नाउ कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स वेरी क्विकली, बिकॉज आकाशदीप का डेब्यू था, पहले ही वो क्रॉली को बोल्ड कर देता है एंड वो नो बॉल निकल आती है अनफॉर्चुनेटली. एंड इट वॉज वेरी ईजी आई थिंक फॉर एनी न्यू बॉलर टू पुट हिज शोल्डर्स डाउन एंड देन फील कि यार शायद मेरा दिन नहीं चल रहा है. बट उसके बाद से उसने जो एफर्ट डाला है कंसिस्टेंटली, और उसका जो उसने 3 विकेट लिए हैं, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? आई थिंक अगेन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी. एंड जैसे उसने स्टार्टिंग के 3 विकेट ले लिया, आई थिंक 57 for 3 हो गए थे लोग. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टार्ट थी हमारे लिए. एंड ऑब्वियसली वी काइंड ऑफ गिव अवे द मैच आफ्टर दैट. बट जो स्टार्ट थी आई थिंक आकाशदीप ने बहुत अच्छी करी. एंड एज अ स्टार्टिंग बॉलर आपको अगेन जब आपका डेब्यू होता है तो आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. एंड अगेंस्ट इंग्लैंड आप खेल रहे हो, वो भी एकदम नया ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेके आ रहे हैं. ये भी उसने फेस करा नहीं होगा कभी इससे पहले आकाशदीप ने. तो आई थिंक बुमराह भी मिस था इसमें, तो ही हैड बिग शूज टू फिल एंड वहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया. एंड द क्वालिटी ऑफ द विकेट्स, डकेट को जिस तरीके से उसने पहले निक करवाया, ऑलमोस्ट अनप्लेबल डिलीवरी यार. मतलब क्रेडिट टू हिम, बिकॉज इस लेवल की क्वालिटी, मैंने ये ट्वीट भी करा था उस टाइम पे, थोड़ा रूड साउंड करूंगा, बट जो 3 विकेट जो उसके पहले के उससे 7-8 ओवर में जो 3 विकेट लिए हैं, उन 7-8 ओवर में मैंने जितना मूवमेंट देखा है, जितना एफर्ट देखा है उसकी बॉल में, जितना वर्क देखा उसकी बॉल में, उतना मैंने मुकेश से नहीं देखा था अभी तक जितने मैचेस खेले उसमें. फिर तो वो थोड़ा क्वालिटी में फर्क दिख रहा था क्लियरली. एंड आरसीबी का बंदा है भाई, तो आरसीबी के लिए गुड न्यूज़ पार्टी भाई. बॉलिंग वैसी खराब चल रही थी इनकी. बट हाँ, उसके बाद भी क्रॉली को जिस तरीके से उसने बोल्ड करा, क्रॉली ऐसे लेट गया कि भाई बॉल लो रहेगी, बट टॉप ऑफ ऑस्ट्रम हिट करी थी बॉल. तो आई थिंक ही वाज प्रोबब्ली बीटन बाय पेस और समथिंग लाइक दैट.
जो तीनों विकेट थे, ओली पॉप को भी जो आउट किया था उसने, वो डीआरएस कितना अच्छा लिया है। मुझे भी पर्सनली नहीं लग रहा था कि वो आउट है, बट डीआरएस से निकल के आया। एंड डीआरएस के ऊपर लेके बहुत रोना हुआ है, माइकल वॉन ने फिर से रोना मचाया है अभी कल, जब अभी जो रूट को आउट किया था अश्विन ने थर्ड इनिंग्स में। एंड मतलब मेरा क्वेश्चन वही रहेगा भाई इन लोगों से कि तुम क्या पूरा मैच नहीं देखते हो? बिकॉज 90% ऑफ द अंपायर्स कॉल हैव बीन इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। एग्जैक्टली राइट। तो किस बेसिस पर रोना आ रहा है? वो जो रूट वाला स्पेसिफिकली भी लाइक आई थिंक जिन लोगों ने ध्यान से जूम इन करके फोटो देखी उन्हें पता है कि वो आधी बॉल लैंड कर रही है उसके अंदर, तो उसमें भी कुछ रोना एक्चुअली बनता नहीं था, वो फालतू में रो रहे हैं वो लोग। नहीं, अब पॉइंट मेरा ये है कि जो अंपायर्स कॉल इतनी सारी इंडिया के अगेंस्ट जा रही हैं, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या, जब हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है? हाँ राइट। इट इज द सेम टेक्नोलॉजी फॉर बोथ द टीम्स, जो रिजल्ट आएगा वो दोनों के लिए फेयर है। तो उस पर रोने से यार वो क्या ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना यहाँ पे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है मुझे ऐसे करना। तो आई थिंक ओली पॉप वाला तो आई वाज पर्सनली सरप्राइज, बट अगर डीआरएस कह रहा है तो भाई कुछ सोच समझ कर ही कह रहा है, एंड वी विल हैव टू ट्रस्ट दैट। जब इंडिया के अगेंस्ट होता है तब भी हम ट्रस्ट करते हैं, तो जब साथ में आ रहे तो हम उसका फायदा भी उठाएंगे बिल्कुल। बट देन वी सी कि बेयरस्टो और अपना क्रॉली जब बैटिंग कर रहा था कुछ टाइम के लिए, ये लोग सिराज को बहुत टारगेट कर रहे थे उस टाइम पे। एंड सिराज का भी वही है कि एट टाइम्स व्हेन ही इज इन हिज रिदम तब तो 3-4 विकेट निकाल लेता है, बट जब पिटाई खा रहा होता है तो रन स्टार्टिंग में बहुत लीक कर देता है। एंड उसको काउंटर करने के लिए फिर वो अश्विन को लेके आया, रोहित शर्मा, राइट। एंड रोहित शर्मा कह रहा हूँ, अश्विन ने वंस अगेन, आई थिंक दिस हैज बीन अ पैटर्न इन दिस सीरीज, हम लोग अभी सेकंड इनिंग्स में भी बात करेंगे जब उसने 5 विकेट लिए, ही टेंड्स टू पिक अ विकेट वेरी अर्ली। मतलब अपने स्टार्टिंग के साथ 3-4 ओवर में हमेशा एक विकेट तो लेता ही लेता है। इस बार ही गॉट बेस्टो, स्वीप करा था बेस्टो, इट वॉज नॉट अ बॉल टू स्वीप, एसेंशियली बहुत ऊपर थी बॉल, पिच बॉल थोड़ी पीछे पिच होनी चाहिए फॉर यू टू बी एबल टू स्वीप इट। अगर एकदम ही मुंह के नीचे पिच कर जाएगी तो आप मिस कर जाओगे बॉल को, एंड सो वेरी इजीली ही गॉट आउट। मास्टर क्लास बाय अश्विन वंस अगेन। बट आई वुड से कि यार अश्विन, अगर हमने देखा है टेंडेंसी लेके आ रहा है कि वो स्टार्टिंग में विकेट निकाल दे रहा है, तो स्टार्टिंग में स्टार्ट करा दो उसे, ओपनिंग करा। मतलब ऐसा भी नहीं कि स्टार्टिंग में स्टार्ट करा दो, इट इज इजियर सेड देन डन। बट आई एम पर्सनली सरप्राइज कि चौथा टेस्ट मैच था और पहली बार अभी हमने देखा था थर्ड इनिंग्स में आके कि उसने ओपनिंग बॉलिंग। इवन माइकल वॉन आई थिंक ट्वीटेड दिस कि मैं काफी सरप्राइज हूँ कि अश्विन से ओपनिंग बॉलिंग कराई नहीं अब तक पूरे उसमें। मतलब अभी मैं उसके ऊपर और आऊंगा, व्हेन वी टॉक अबाउट हिज 5 विकेट्स। आई थिंक उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से हुआ है इस बार, ओके, इन दिस सीरीज बाय रोहित शर्मा। बट देन हम लोग देखते हैं कि 5 विकेट गिर जाते हैं पहले सेशन में। जडेजा ऑल्सो गेट बेन स्टोक्स, जो कि बॉल इतनी लो रह गई, एंड वही एक बॉल थी पूरे सेशन में जो इतनी लो रही थी। आई थिंक वही है ना कि इतना ज़्यादा नाटक करने के बाद अब भगवान भी थोड़े फालतू के विकेट्स दिलवा रहे हैं उसको। हाँ, आई थिंक अल्टीमेटली भी लाइक अगर हम लोग 5 विकेट की बात करें तो 112 पे 5 विकेट गिर गए थे। तो आई थिंक उस टाइम पे सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को ये लगा था कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर अस नाउ गोइंग ऑन। बट उसके बाद जो पार्टनरशिप बिल्ड करी है, एंड यहाँ पे अगेन बेसबॉल टुक अ हिट भाई यहाँ पे बहुत बड़ा, स्पेसिफिकली इन दिस टेस्ट मैच, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपरली पूरी डिच कर दी अपनी फिलोसफी। नीचे आने वाले सारे बैट्समैन ने जिस तरीके से खेला है, स्पेसिफिकली जो रूट ने जो खेला है, एंड ऑब्वियसली जो उसने सेंचुरी मारी है, इट वाज अ वेरी गुड इनिंग्स, बट एवरीबडी शुड पॉइंट आउट द फैक्ट कि वो बेसबॉल खेलते हुए नहीं आई थी, तभी तो अच्छी थी। हाँ, तभी अच्छी थी, एग्जैक्टली। अभी मैंने ये नोट भी किया था, सेशन जो सेकंड सेशन था पहले दिन का, उसमें इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा था जब रूट और फोक्स बैटिंग कर रहे थे। बट उसमें रन रेट क्या थी उस सेशन की? 2.33 की। ओके, बेसबॉल में जहाँ कम से कम 4-4.5 की रन रेट होती है, इन लोग 2.33 की रन रेट से खेल रहे थे। 86 रन बने थे उस सेशन में। तो इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि दे डिच देयर ओन फिलोसफी एंड टू गुड यूज। मतलब क्रेडिट टू देम कि उनमें इतनी ईगो नहीं रही कि जबरदस्ती स्टिक करना ही करना एक तरीके से। दे रियलाइज कि भाई हमारा नेचुरल जो गेम है, जो कि इन कंडीशंस को सूट करेगा, शायद उस पर स्टिक करेंगे तो बेटर रिजल्ट आएंगे। तो आई विल गिव क्रेडिट टू रूट स्पेसिफिकली वहाँ पे, क्योंकि नॉट आउट रहा है पूरी इनिंग्स में वो। बट उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट डे था, दैट काइंड ऑफ टोटली बिलोंग टू इंग्लैंड पोस्ट दैट, बिकॉज उसके बाद भी बस 2 ही विकेट और गिरते हैं एंड रूट नॉट आउट रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे 300 रन भी बन जाते हैं। एंड रोहित शर्मा को वहाँ पे कहूँगा कुछ इंटरेस्टिंग फील्ड सेटअप्स भी करे थे उसने। मतलब मैं यहाँ पे कहूँगा कि आई वोंट ब्लेम हिज कैप्टनसी एज सच। मैंने देखा था कई बार वो एक शॉर्ट मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, ऐसे 3-4 फील्डर्स मुंह के नीचे बैठा रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग फील्ड सेटअप्स थे। आई पर्सनली फेल्ट कि द विकेट गॉट मच बेटर टू बैट ऑन फ्रॉम द सेकंड सेशन। जब पहले सेशन में थोड़ी पिच डैम्प थी, जब वो मॉइस्चर हट गया, धूप निकल आई, उसके बाद से बैटिंग करनी थोड़ी आसान हो गई थी। बट फिर हम देखते हैं कि सेकंड डे पे हम लोग गेम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। एंड वहाँ पर थैंकफुली जडेजा भाई साहब ने
मतलब पहले तो वो पार्टनरशिप चल रही थी रॉबिन्सन और रूट की, हाँ। जो कि वो मुझे लगता है फालतू की पार्टनरशिप बन गई थी। रॉबिन्सन तो बहुत फालतू का 50 रन मार दिए भाई उसने, राइट। बट फिर थैंकफुली जडेजा ने 6 रन के अंदर 3 विकेट निकाल दिया आखिरी, और गेम वहीं पे निपटा दिया। राइट। एंड जडेजा ने भी 4 विकेट ले लिए भाई। आई थिंक वंस अगेन अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हिम। व्हाट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी इन दैट इनिंग्स वाज कि 350 रन जो बन गए थे ना, सेकंड डे पे पिच जैसा प्ले करना शुरू कर रहा था, आई काइंड ऑफ फेल्ट कि क्या ये हमने थोड़े एक्स्ट्रा रन तो नहीं खा लिए। डिड यू फील द सेम वे? आई थिंक अगेन जब आपका 112 पे 5 विकेट गिरते हैं तो ईदर वे जब इतने रन बन जाते हैं, इवन डे 1 का टोटल जो 302 था उसमें मुझे ये लगा था भाई तुमने कितने रन खा लिए फालतू के, ट्रिपल द रन हो गए उसके, और 5 विकेट अभी तक 2 ही विकेट और गिरा पाए हो आप। तो आई थिंक अगेन कितने भी रन हमने 350 अल्टीमेटली खाए, बट हाँ ये फीलिंग तो थी भाई कि हमने बहुत ज़्यादा फालतू के रन खा लिए। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा आई थिंक, बट हाँ एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ 300 जैसा पिच खेलना शुरू कर चुकी थी, थोड़ा सा हर्ट करना शुरू हो रहा था। अल्टीमेटली हमने देखा भी तो कि 40-50 रन की तो लीड थी इनकी, हाँ। जब इंडिया आउट हुई फर्स्ट इनिंग्स में, तो वही था ना, बस वो 350 जो बन गए, 300 के 350 बन गए, वही 50 रन फायदा देगा इनको। आई थिंक अगर 300 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हम लोग, विच वंस अगेन आई वुड से कि वो जो रॉबिन्सन वाली पार्टनरशिप थी, बिकॉज फोक्स और रूट अगर सेकंड सेशन पे खेल लेते पहले दिन पे तो समझ में आता है फॉर अ चेंज, क्योंकि दोनों बैट्समैन है। बट रॉबिन्सन से इतना रन खाना वो थोड़ा मुझे लग रहा था कि यार हम लोग मतलब एक ट्रिक मिस करके वहाँ पे, राइट। बट फिर इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है, एंड इंडिया स्टार्टेड इन अ वेरी शेकी मैनर। रोहित शर्मा गेट्स आउट वेरी अर्ली, एंड आई थिंक अब यहाँ पे वही है कि लोग कहेंगे कि यार एज मार दिया क्या ही करें, बट इफ यू सी बिल्डिंग अप टू दैट विकेट, वो अपना बैट थोड़ा बहुत थ्रो कर रहा था आउटसाइड ऑफ स्टंप। थोड़ा ऐसा लगा था कि इच थी उसके अंदर टू मे बी प्ले ऑन द फ्रंट फुट, एंड मतलब वो होता ना कि फ्रंट फुट मतलब लिटरली नहीं कि फ्रंट फुट निकाल के, बट मेंटली कि यार मैं आई विल टेक देम ऑन, आती 2-3 चौके लगाऊंगा एंड आई विल assert द डोमिनेंस। राइट। उसी के चक्कर में व्हेनेवर ही गॉट अ लिटिल बिट ऑफ रूम बाय एंडरसन, ही वाज लुकिंग टू थ्रो हिज बैट अवे, एंड फिर वही वो जस्ट 4th-5th स्टंप की बॉल थी, उस पर वही बिल्डअप क्या था कि पिछले 3-4 बॉलों से मैं बैट थ्रो करता हुआ आ रहा हूँ, फिर एकदम सब डिफेंड करने जा रहा हूँ तो आप भी झटके से बैट थ्रो करते हो तब भी, और उसी पेज ले गया वो। बहुत मतलब वही था कि a guy with the experience of Rohit Sharma should not be doing I think this. again I was also personally very disappointed क्योंकि जितने रन खा गए थे, आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर चले, जैसे उसने पिछले टेस्ट मैच में करा था। तो आई थिंक अगेन नॉट बीइंग एबल टू सी दैट फ्रॉम रोहित शर्मा, जो कि ग्रेट इनिंग्स उसने खेली थी लास्ट टाइम, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग ऑन द सेम लाइन्स, बट अगेन जब रोहित शर्मा इतनी जल्दी आउट हो गया तो आई वॉज पर्सनली वेरी डिसअपॉइंटेड। बट पता है इसके बाद इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फिर हमने पिच को एक्ट अप करना देखना शुरू कर दिया था। जब फर्स्ट डे पे सेकंड सेशन पे पिच एकदम अच्छी हो गई थी, सेकंड डे पे सेकंड सेशन पे पिच एकदम ही उल्टा चल रही है भाई। अब भाई बॉल ऐसे टर्न कर रही है गड्ढों में पड़ के, इतनी लो रह जा रही है बीच बीच में, समझ में नहीं आ रहा कैसे खेला जाए। एंड दिस इज व्हाट वाज वियर्ड अबाउट द पिच, कि आप अलग अलग दिन पे, एक दिन के अंदर ही अलग अलग सेशन पे इतना ज़्यादा वैरायटी देख रहे हो पिच पे कि आपको पता नहीं कि जब आप बैटिंग करना होगा उस टाइम पे क्या कर रही होगी, कैसा खेलना है। हाँ। एंड विच इज़ वाई आई वुड पर्सनली नॉट ब्लेम द लाइक्स ऑफ शुभमन गिल, पटीदार, इवन अश्विन के तो थोड़ा बाद में हम लोग बात करेंगे बैटिंग में, बट अर्ली ऑन जब रोहित शर्मा आउट हुआ था, गिल वॉज लुकिंग रियली वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स जब वो बैटिंग कर रहा था, जितना ही बैटिंग करा उसने। बट जिस तरीके से वो आउट हुआ है, अब आप वो टेक्निकली अगर आपको निकालना ज़बरदस्ती तो आप निकाल सकते हो कि हाँ भाई बैट को पैड के सामने टाइम पे आ जाना चाहिए ताकि LBW ना हो, आप पैड पे बॉल ना लगे। बट क्वाइट लिटरली जब बॉल आउटसाइड ऑसम पिच कर रही होती है तो आपकी टेंडेंसी इनिशियली होती है कि बैट और पैड को अगल बगल में रखा जाए, आमने सामने ना रखा जाए। तो आई वुड नॉट रियली ब्लेम हिम, एंड जहाँ से वो बॉल टर्न करी है फिर अंपायर्स कॉल पे LBW है वो। ये मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ, अश्विन, पटीदार, अपना गिल, ये सारे LBW हैं, सब अंपायर्स कॉल पे हुए। हाँ, राइट। तो आई वुडंट ब्लेम द अंपायर हियर या फिर DRS। द बॉल वॉज टू गुड, द पिच डिड समथिंग रियली वेल, एंड इसमें मैं गिल को ही ब्लेम नहीं करूंगा। सेम फॉर पटीदार, आया था, सेट हो गया था, 30-40 बॉलें खेलनी थी, बट देन LBW फिर से हो जाता है, कॉट ऑन द विकेट। पॉइंट यही है कि व्हेन पेपर पे जब देखा जाएगा सब, तो ये सब नहीं देखा जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, जितना रन है, जितनी बॉलें खेली है वही देखा जाएगा। एंड पटीदार अल्टीमेटली इवन इन द 4th इनिंग्स उसके नई रन बन पाए, डक पे आउट हो गया, तो ऑब्वियसली ही डिड नॉट हैव अ गुड मैच येट अगेन। एंड अभी तक बस वही पॉइंट है कि अगर नेक्स्ट टेस्ट मैच में KL राहुल नहीं आता है तो फिर ही उसकी जगह पक्की रहेगी, नेचुरली, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एज वेल।
बट जितने चांसेस मिले हैं अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट बीन एबल टू शो समथिंग जिसकी वजह से उसे रखा जाएगा। I'll speak more on this in the fourth innings, तो हम लोग समराइज करेंगे पाटीदार की परफॉर्मेंस को। बट फिर जडेजा आता है एट नंबर 5 वंस अगेन, एंड जडेजा नंबर 5 पे क्यों आया था दोबारा, आई फेल टू अंडरस्टैंड। ओके, क्योंकि सरफराज खान को आप ट्रस्ट करके दो ना। हाँ। अगर उसको बना ही दिया इंडिया का प्लेयर तो फिर करने दो बैटिंग उसको नंबर 5 पे। जडेजा को आई नो सेंचुरी मारी थी, बट आपके परमानेंट फिक्स ही बना दोगे क्या उसको नंबर 5 पे? क्योंकि लाइक वो पैटर्न बन चुका है, वो बार बार उस पर ही खेलने आ रहा है। पॉइंट नहीं है इस चीज का। जिस तरीके से आउट हुआ है, बहुत मतलब जडेजा की बैटिंग इस पूरे मैच में बहुत ही खराब रही है। एज गुड एज ही हैज बीन विद द बॉल, पहले इनिंग में भी जैसे वो आउट हुआ है मतलब कैजुअल तरीके से, पता नहीं क्या लेट के डिफेंस कर रहा था, क्या कर रहा था। सेकंड इनिंग्स में तो फुल टॉस पे ही आउट हो गया। तो आई वॉज पर्सनली वेरी डिसअपॉइंटेड विद द वे ही बैटेड। ऑल्दो व्हाट यू सेड कि सरफराज खान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में यूजुअली 6 नंबर पे आता है, तो मे बी उसको अबे तो भाई इतना थोड़ी होता है कि एक नंबर भी ऊपर बैटिंग नहीं कर सकते। रजत पाटीदार भी तो नंबर 3 का बैट्समैन है कायदे से, ये थोड़ी होता है। राइट, इतना एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, उसके कोई एक्सक्यूज नहीं है। फिर अल्टीमेटली सरफराज खान भी आता है एंड ही फॉल्स चीपली टू अ फील्ड सेटअप बेसिकली। बहुत ही क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक थिंग करी स्टोक्स ने कि कवर्स को पीछे कर दिया और उससे बोला सरफराज खान से भाई सिंगल लेके दिखा कवर ड्राइव पे अब तो, क्योंकि मैंने पीछे फील्ड कर दिया तो सिंगल रोकने के लिए कोई है नहीं। और उसने वही करा एंड बॉल एज ले गई उसी के चक्कर में, ड्राइव मारने के चक्कर में, एंड स्लिप पे आउट हो गया। ऑफकोर्स कैच बहुत अच्छा था स्लिप पे, वो मैं मना नहीं करूंगा, बट इट वॉज अ टेक्स्ट बुक सेटअप टू गेट अ बैट्समैन आउट ऑन एन ऑफ स्पिन। राइट, सो मतलब वही है यार, ये फील्ड सेटअप्स को कैसे आपको एक्सप्लॉइट करना होता है, उस पर टेम्पटेशन पे गिवन ना करें, वो आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आप रणजी इतना खेल के आ रहे हो तो आपसे एक्सपेक्टेड है ये। एंड मैं यही कहूँगा सरफराज खान के लिए भी कि अभी ये चीज़ सहवाग ने भी कही है इनडायरेक्टली, थोड़ा डिग लिया, पता नहीं क्या लिया। ये ध्रुव जुरेल ने बहुत अच्छा खेला, हाँ, तो ही सेड कि नो अननेसेसरी हाइप एंड नो दिस एंड नो दैट, ओनली गुड परफॉर्मेंस एंड ऐसे करके। एंड पॉइंट वही है कि व्हेन यू गिव सो मच हाइप टू सरफराज खान, तो उसका एक काउंटर वो भी होगा, एक अदर साइड ऑफ द कॉइन ये होगी कि फिर उसको क्रिटिसाइज भी करो भाई। जैसी परफॉर्मेंस नहीं आएगी फिर सब लोग बैकलैश भी देंगे उसको। आई वोंट क्रिटिसाइज हिम मच बिकॉज मैं आई वाज नॉट बिलीविंग द हाइप आल्सो। हाँ, ओके। व्हेन ही केम इन द टीम we all, मतलब at least us, we treated him like a debutant, not like a legend of the Superstar, हाँ. Ranji Trophy in the past 2 years. Right. तो वैसे ही ट्रीट करो, एंड उसी के चलते उसका सिर्फ सेकंड टेस्ट मैच है तो ऐसे आउट होता तो कोई बात नहीं, अभी इनएक्सपीरियंस्ड है। बट फॉर दोज हु हैव बीन हाइपिंग हिम टू मच, देन बी रेडी टू क्रिटिसाइज हिम आल्सो, बिकॉज सेकंड इनिंग्स में भी वो पहली बॉल पे आउट हुआ है 0 पे, एंड इट वाज अ वेरी सॉफ्ट डिसमिसल। सो काइंड ऑफ यू कुड से कि उस टाइम पे टीम लटक गई थी एक तरीके से। हाँ, राइट। तो जितना उसने अच्छा खेला पहले टेस्ट मैच में, उतना ही आई वुड से डल उसका ये वाला टेस्ट मैच रहा, सेकंड टेस्ट मैच रहा। बट ध्रुव जुरेल जब बैटिंग करने के लिए आता है अलॉन्ग विद यशस्वी जायसवाल, बाय द वे जायसवाल के ऊपर जल्दी से बात कर लेते हैं। वंस अगेन अ ग्रेट इनिंग्स। आई थिंक वही है कि वो भी मतलब काफी डिजर्व करता था कि एक सेंचुरी आ जाए, बट जितनी भी देर वो पिच पे था आई थिंक ही परफॉर्म्ड रियली गुड, एंड अगेन उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एंड मतलब वंस अगेन स्कोरिंग विद अ गुड रेट, बहुत डोमिनेट करके खेल रहा था। 600 सुपर रन मार दिए सीरीज में उसने। हाँ, वो अभी उसका वो चल रहा है ना अभी, मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन इन अ टेस्ट सीरीज एवर। वो गवास्कर का है, कुछ 770 कुछ रन्स का है। अभी इसके मतलब मारने पड़ेंगे, एक सेंचुरी मारनी पड़ेगी एक और अगले टेस्ट मैच में। राइट। बट कोहली का है 690 कुछ का, वो तो तोड़ सकता है, उसके लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए, आई थिंक 40-50 नहीं चाहिए। सो वैसे तो ओवरऑल सीरीज की बहुत अच्छी जा रही है। आई थिंक ये इनिंग भी बहुत अच्छी थी, पर्टिकुलरली जिस तरीके से आउट भी हुआ है। शोएब बशीर के बॉल पे आउट हुआ था अल्टीमेटली फिर से। आई थिंक वही लाइन को थोड़ा सा मिसजज कर गया, वो बॉल ड्रिफ्ट करके अराउंड दी ऑफ स्टंप मिडिल ऑफ पे पिच कर गई थी। ही वुड हैव थॉट कि बॉल थोड़ी और बाहर पिच कर रही है, इसलिए वो कट मारने चला गया। राइट। देन वहाँ से बॉल वो पड़ के अंदर आ गई, स्किड कर गई एंड थोड़ी लो भी रह गई, तो बोल्ड हो गया उस चक्कर में। बट नॉनदलेस इट वाज अ ग्रेट इनिंग्स, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज वेरी एसेंशियल फॉर ध्रुव जुरेल एंड आई थिंक फॉर अश्विन आया था बैटिंग करने के लिए, टू स्टिक टू द विकेट भाई, बिकॉज लास्ट होप वही दोनों थे। एंड अश्विन भी जिस तरीके से आउट, आई वुड नॉट ब्लेम हिम। ओके, देखा तुमने किस तरीके से आउट है? जो जूता होता है उसमें जो लेस के पीछे जो स्ट्रैप होता है आपका, समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूं? उसके ऊपर बॉल करते हैं, उसके ऊपर बॉल लगी है। ओके, मतलब इतना बाउंस करा है ग्राउंड से। अच्छा, बाउंस होने के बाद इतनी अच्छा, मुझे लगा डायरेक्ट लगी होगी भाई। तो तुम क्या ही बोलोगे? हाँ, राइट। अगर इतना सा बाउंस करी है बॉल तो मैं क्या ही बोलूँ उसमें, और वो भी अंपायर कॉल पे आउट हुआ फिर से। सो आई वुड नॉट ब्लेम हिम दैट मच। बट फिर कुलदीप यादव, व्हाट अ सरप्राइज, अगेन व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ बैट्समैन भाई। उसकी बैटिंग के बारे में क्या कहोगे? आई थिंक अगेन जितनी बॉलें उसने खेली हैं इस इनिंग्स में सबसे ज्यादा बॉलें कुलदीप यादव ने फेस करी है। एंड ध्रुव जुरेल ने जो इनिंग्स खेली है स्पेसिफिकली,
उस चीज को सपोर्ट करने के लिए जो हम लोग इन ऑल फॉर्मेट्स जो कहते हैं कि हमारे पास नीचे लोअर डाउन द ऑर्डर कोई एक बैट्समैन हो जो कि सपोर्ट कर सके बस दूसरे बैट्समैन को। We are not talking about an all-rounder by the way. हाँ, नीचे जो भी बॉलर है Basic sense batting का in the bowlers. एग्जैक्टली मतलब तुम रन ना भी मारो क्योंकि ऑब्वियसली ही हैज नॉट बीन स्कोरिंग मेनी रन्स, रन उसके वो 50 भी नहीं जाते अल्टीमेटली 150 बॉल खेलने के बाद भी, बट आप बस सपोर्ट करो कि आप एक तरफ से टिके रहो एंड दूसरी तरफ से बैट्समैन अपना गेम चलाता रहे। तो आई थिंक उस चीज में कुलदीप यादव लाइक इस इनिंग्स में और इससे पहले वाली इनिंग्स में भी दोनों इनिंग्स में जैसे उसने खेला, ही हैज शोन रियली अ गुड प्रॉमिस कि बैटिंग में कर सकता है। मैं बिल्कुल यही कहूंगा एट द एंड ऑफ डे 2 जब ये लोग जुरेल और ये कुलदीप यादव बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे भी आई थिंक कुछ 150 रन रह गए थे एट द एंड ऑफ डे 2 जब 177 पे ही तो आया था कुलदीप यादव। हाँ एंड मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि जब डे 2 खत्म हुआ था जुरेल बैटिंग करने पहले आए कुलदीप यादव से, बट बाय द एंड ऑफ दैट डे कुलदीप यादव हैड फेस्ड मच मोर डिलीवरीज देन ध्रुव जुरेल। राइट। एंड कुलदीप यादव की बैटिंग में मैं क्रेडिट ये दूंगा यार, रन चाहे 25 जितनी भी बनाए हो बट जितने बॉलों के लिए वो टिका है और जो कॉन्फिडेंस उसने दिया होगा ध्रुव जुरेल को कि भाई मेरे साथ एक बंदा ऐसा जो कि दूसरे पे टिक सकता है, अब मैं यहाँ से रन बनाऊंगा, बहुत वो इनवैल्यूएबल है वो चीज़, वो तुम पेपर पे जज नहीं कर सकते। आई थिंक कुछ 150 180 कुछ बॉल तो उसने खेली है कम से कम 131 ही खेली, 131 रन्स बहुत ज्यादा है भाई, 131 बॉल सर्वाइव कर जाना। आई थिंक शायद सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज फेस्ड है पूरी इनिंग में। हाँ सेकंड हाईएस्ट है ध्रुव जुरेल के बाद। हाँ। ध्रुव जुरेल के बाद सबसे ज्यादा बॉल है कुलदीप यादव ने फेस करी पूरी इनिंग में हमारी तरफ से, बहुत बड़ी बात है भाई। एग्जैक्टली। एंड ध्रुव जुरेल जिस तरीके से खेल रहा था डे 3 के पहले सेशन पे ये दोनों दोबारा बैटिंग करने के लिए आते हैं एंड थैंकफुली हम लोग वो पूरा सेशन सर्वाइव कर जाते हैं। जहाँ वो 150 की लीड पे हम लोग आए, ट्रेल पे हम लोग आए थे, सेशन 1 खत्म होते होते डे 3 पे सिर्फ 40 कुछ की लीड रह गई थी। राइट। एंड इस पर बहुत बड़ा क्रेडिट ध्रुव जुरेल को ऑफ कोर्स जाएगा ही जाएगा। 90 रन बनाता है। व्हाट वुड यू से अबाउट हिज इनिंग्स, हाउ डू डिफाइन इट, बिकॉज आई थिंक ही डिजर्व्ड 100 फॉर श्योर। जिस तरीके से आउट हुआ भी है वो इट वाज अ मैजिकल डिलीवरी। बेसिकली वो पूरा खोल दिया बैट्समैन को एंड मिडिल पे पिच कर रही है, फिर टर्न होके ऑस्टम को हिट कर रही है, पूरा राउंड कर दिया। आई थिंक जितने भी लेजेंड्स ने बोला है, वीरेंद्र सहवाग ने ये चीज़ ट्वीट करी है कि अगेन मतलब जिस तरीके से उसने इनिंग्स खेली है, जिस तरीके से उसने कंस्ट्रक्ट करी इनिंग्स, जितना सेफ लगा है वो अपने जितने भी टाइम उसने बैटिंग करी है, इट वॉज रियली गुड टू सी कि एक डेब्यूटेंट तो नहीं मतलब चलो, पर वही है कि अभी इनिशियली मैचेस खेल रहा है, उसमें इतने प्रेशराइज सिचुएशन में आया क्योंकि जो भी भाई बहुत क्रेडिट जाना चाहिए। नहीं, ये गेम जिताया अल्टीमेटली उसने ही है। अगर वो इनिंग्स नहीं आती तो हम नहीं जीत पाते गेम, पास भी नहीं आते जीतने के। तो उस चीज़ को आगे ले जाना गेम को एंड इतने पास पहुंचाना टीम को कि आप 300 पार कर गए, लगा ही नहीं था मुझे कि 300 पार कर भी सकते हैं अब इस टाइम पे वहां तक। एंड ऑब्वियसली सुनील गावस्कर ने जो बोला है कि उसको देख के लगता है कि भाई ये तो धोनी जैसा लग रहा है, मैं वो उसमें नहीं जाऊंगा अगेन, बट व्हाट ही सेड कि जितना काम लगा है वो इस सिचुएशन में, आई थिंक दैट वाज रियली गुड टू सी कि नीचे लो डाउन दी ऑर्डर हम लोग जो ध्रुव जुरेल एक ऐसा बैट्समैन है जो कि कीपिंग भी अच्छी करता है और बैटिंग भी इस लेवल पे कर सकता है। तो आई थिंक दैट वाज गुड टू सी। मतलब वही है कि इसी के चलते हम लोग थोड़ा क्लोज आ जाते हैं एंड सिर्फ 40 समथिंग रन की ट्रेल रह गई थी हमारी। क्रेडिट टू शोएब बशीर ऑल्सो यहाँ पे। उसका भाई बड़ा स्ट्रेंज कहानी है। उस बंदे ने अपना जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होता है, जो कि मतलब वहाँ का रणजी मान लो फॉर एग्जांपल, उसने आज से 5 विकेट कभी लिए ही नहीं थे ओके डोमेस्टिक क्रिकेट में वहाँ पे। एंड मतलब हार्डली कोई शायद 7-8 मैचेस ही खेले, तो उसका सिलेक्शन पूरा गट फीलिंग पे था। हाँ, यहाँ पे मैं मैकलेम स्टोक्स को क्रेडिट दूंगा कि भाई उस बंदे को सेलेक्ट करे था, कॉन्फिडेंस दिया। बिकॉज आई रिमेंबर क्लियरली सेकेंड डे पे जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, शोएब बशीर ने 32 ओवर्स लगातार डाले हैं, लगातार 32 ओवर्स, बहुत बड़ी बात होती है भाई ये। एंड 5 विकेट भी निकाल के लिए अल्टीमेटली। आई थिंक अ बिग गेम फॉर हिम एंड काफी मेमोरेबल गेम रहेगा फॉर श्योर। मतलब क्रेडिट टू दैट गाय। बट उसके बाद हम देखते हैं जब थर्ड इनिंग शुरू होती है डे 3 पे, एंड बिकॉज हम लोग ऑलरेडी ट्रेल कर रहे थे 40-45 रन से एंड द पिच हैड स्टार्टेड एक्टिंग अप, वी न्यू कि हम लोग को बहुत कम टारगेट पे इनको आउट करना है इफ वी वांट टू विन दिस गेम। आई थिंक जब वो थर्ड इनिंग्स में गए ना, मेरे दिमाग में यही चीज थी कि आप 200 के अंदर ऑल आउट करो इन्हें और फिर करो कि पर इतने रन बना देंगे हम लोग फोर्थ। हाँ, 200-250 मतलब वो लीड को मिला के 200-250 का टारगेट रखो। राइट। आई थिंक वही था मेरे दिमाग में भी कि मैक्स 250 कि मतलब 200 पे ऑल आउट कर दो, 40-45 की लीड है तो 250 तक का हम लोग ब्रैकेट लेके चल सकते हैं। हाँ, 250 भी वुड बी अ हिस्टोरिक चेज बिकॉज अभी मैं बता दूं आपको, दिस इज अ हिस्टोरिक गेम इन इटसेल्फ। इंडिया में पिछले आई थिंक 2013 से 11 सालों में
सिंस 2013 सिर्फ एक ही बार, ये शायद एक बार भी चेज नहीं हुआ 150 से ऊपर का टारगेट फोर्थ इनिंग्स में। ओके। और इंडिया ने खुद भी सिर्फ एक ही बार चेज करा 150 से ऊपर का टारगेट फोर्थ इनिंग्स में, जो कि वो गैबा में करा था, पंत ने जो करके दिया था। राइट। इंडिया के अंदर 150 से ऊपर का फोर्थ इनिंग्स का टारगेट कभी चेज ही नहीं हुआ है पिछले 11 सालों में, तो अब जाके करा है ये इंडिया ने। राइट। सो इट इज अ हिस्टोरिक विन, एंड अगर हम लोग 200 पे भी ऑल आउट करते तब भी ये हिस्टोरिक चेज होना ही होता। हाँ। सो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, एंड रोहित शर्मा ने कहा भाई कि अश्विन और जडेजा स्टार्ट करेंगे बॉलिंग। राइट। एंड अश्विन ने जो वो बॉलिंग करके दी है, अब आते हैं अश्विन के ऊपर। आई पर्सनली थिंक अश्विन, ये तो सभी मतलब एग्री करेंगे, अंडरवेलमिंग सीरीज गई है अश्विन। हाँ डेफिनेटली। आई थिंक वही है ना कि आप कितना भी ऑन पेपर मतलब ऑन फील्ड चाहे आपकी कैसी परफॉर्मेंस हो, बट एक वो पेपर पे देख के हमेशा लगता ही है कि भाई ये विकेट्स उतने आए नहीं अश्विन के इस बार। तो और ये पहली उसकी फाइफर था इस पूरी सीरीज में। अब तक किसी ने सोचा नहीं था 4 टेस्ट मैच में जाके आएगी पहला फाइफर। तो हाँ भाई अंडरवेलमिंग तो रही है उसकी सीरीज। मतलब 5 टेस्ट मैच है तो यू वुड एक्सपेक्ट कि कम से कम 30-35 विकेट तो ले रहा है। हाँ राइट। मतलब ऐसा मैं कैलकुलेशन ही बता दूं, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, 6 to 7 विकेट्स पर गेम, विच मीन्स 3 और 3.5 विकेट्स पर इनिंग्स। कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, बहुत रीजनेबल है अश्विन के स्टैंडर्ड्स के लिए। तो ऑफकोर्स ये अंडरवेलमिंग रही है। कुछ तो इसमें ये भी रहेगा कि भाई अश्विन खुद का फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा होगा पॉसिबली। अ मैसिव एक्सटेंट ऑल्सो इज अबाउट हिज यूटिलाइजेशन। ओके। I wonder if he has been utilized correctly in this series. I think रोहित शर्मा ने शायद उसको फुल पोटेंशियल पे यूटिलाइज नहीं करा, चाहे वो न्यू बॉल के साथ कहना हो, चाहे वो सही सिचुएशंस पे लाना हो। एंड बाय द वे कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे रोहित शर्मा को कि कैप्टनसी में फील्ड सेटअप्स कैसे लगा रखे। मुझे एक थोड़ा एविडेंस मिला इस बात का कि इट इज़ नॉट रोहित शर्माज फॉल्ट। पहली इनिंग में कुलदीप यादव ने जब उसका विकेट लिया था अपना, आई थिंक नहीं कुलदीप यादव ने अभी थर्ड इनिंग्स में जब हम आएंगे तब, जडेजा ने पहली इनिंग में जब वो बॉलिंग कर रहा था तो स्टंप माइक पे आवाज़ कैच हो गई थी जडेजा के लिए। रोहित शर्मा कह रहा था कि भाई मिड ऑन मिड ऑफ वगैरह अंदर ले लें, सिंगल रोकते हैं, तो जडेजा मना कर रहा था ओके कि नहीं भाई पीछे रहने दो। अब उसको भाई सुना होगा उसने 1-2 बार फिर खुद ही बुला लिया होगा रोहित शर्मा ने अंदर। फिर थर्ड इनिंग्स में कुलदीप यादव ने जब क्रॉली को आउट किया था, उसमें था कि भाई रोहित शर्मा ने कहा कि कवर जो है ना वो हटा दे पूरा, कि उसको जैसे सरफराज खान बेसिकली आउट हुआ कि कवर्स हटा दो, उससे बोलो सिंगल ले और फिर वो एज निकाल लेगा इसी लगे से टर्न खेल के। कुलदीप यादव ने कहा नहीं भाई रहने दो। अल्टीमेटली वो आउट हो गया थैंकफुली उस बॉल पे। बट इट काइंड ऑफ गेव अ हिंट टू मी कि यार शायद ये बॉलर्स ही थोड़ा सा नॉट जस्ट डिफेंसिव फील्ड अप्रोच लेके आ रहे हैं, राइट। एंड रोहित शर्मा ऑन द अदर हैंड इज आस्किंग देम टू बी मोर अटैकिंग विद द फील्ड अप्रोचेस। सो ये क्रिटिसिज्म मैं एग्जैक्टली नहीं दूंगा रोहित शर्मा का। आई थिंक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके फील्ड सेटअप्स, उसकी इंटेंसिटी ऑन द फील्ड वगैरह इस मैच में बहुत अच्छे थे। अब इनफैक्ट इवन बेटर देन द सेकंड और फर्स्ट टेस्ट मैच। ओके। अश्विन का यूटिलाइजेशन लेके आई विल मे बी क्वेश्चन दैट कि क्या वो सही तरीके से हुआ है कि, बिकॉज अभी उसने नई बॉल से डालना शुरू किया और जो उसने बॉलिंग करके दी है, हमारे पेसर्स भी इतने विकेट लेके नहीं देते यूजुअली। 3 विकेट उसने निकाले, तीनों टॉप क्लास विकेट्स भाई। राइट। पहले तो डकेट को जो उसने सिली पॉइंट पे सॉरी शॉर्ट लेग पे कैच कराया, उसके बाद फिर आई थिंक रूट का थर्ड विकेट था। सेकंड विकेट किसका था? ओली पोप का विकेट था उसी ओवर में, राइट, जब उसने 0 पे ओली पोप को आउट कर दिया था। एंड वो भी वन सेकंड अंपायर्स फॉल इस बार हमारे फेवर में चले तो वो रोना शुरू हो गए थे। बट यार मतलब क्रेडिट जाता है उस बंदे को जो उसे बॉलिंग करी है। अगर मैं थोड़ा टेक्निकली भी बताऊं, उसको पता था भाई कि उस टाइम पे पिच जो है वो इतना टर्न ऑफर नहीं कर रही उस सेशन में, बॉल ज़्यादा बाउंस कर नहीं रही है। तो उसने ये बात पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि मैं अगर बॉल को स्पिन कराने जाऊंगा ना ज़्यादा, तो वो बॉल स्पिन तो वैसे भी नहीं कर रही है, तो मैं अलग क्या कर सकता हूँ। उसने अंडर कटर्स फेंकनी शुरू कर दी। ओके। अंडर कटर एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा हो जाएगा, वो सम अदर डे सम अदर पॉडकास्ट। उसने अंडर कटर्स फेंकनी शुरू करी जो कि बेसिकली स्लाइड ऑन करके सीधी चली जाती है ज़्यादा, एंड तेज़ फेंक रहा था बॉलिंग में, बिकॉज पिच पड़ के बॉल स्लो हो रही थी तो वो स्टार्टिंग से ही तेज फेंक रहा था, एक्सट्रैक्ट मोर। एंड नई बॉल की वजह से थोड़ा सा बॉल जिप भी लेगी ऑफ द विकेट। तो वो जो थोड़ी बहुत निटी ग्रिटीज होती है ना कि मैं किस एंगल पे बॉल को रिलीज कर रहा हूँ, अंडर कटर डाल रहा हूँ, ऑफ स्पिन डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ एग्जैक्टली, स्लाइडर डाल रहा हूँ, किस एंगल पे एज ए सेट बॉल रिलीज कर रहा हूँ, कितनी ड्रिफ्ट दे रहा हूँ, कितनी स्लाइड दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इसके लिए वही सोचना बहुत पड़ता है। आई थिंक यही पॉइंट यही है कि अल्टीमेटली अगर हम लोग सीरीज को भी देखें तो कौन ऐसा स्पिनर था हमारी टीम में जिसको हमें लगा था कि इवन इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग फॉर हिम वो टर्न अराउंड कर सकता है कुछ अलग थिंकिंग लाके, जो कि इस बार उसने इस इनिंग्स में करा।
इसलिए ही अश्विन की इनिंग्स थोड़ी अंडरवेलमिंग गई है, क्योंकि इवन व्हेन थिंग्स वर नॉट गोइंग वेल फॉर हिम, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ डिफरेंट सोच के आएगा और कुछ डिफरेंट इंप्लीमेंट करेगा। तो आई थिंक अल्टीमेटली उसने ये चीज़ करी, एंड ऑब्वियसली मैंने ध्रुव जरेल को भी क्रेडिट दिया था, बट ये 200 के 150 के अंदर आउट करना, दिस वॉज अ वेरी बिग टास्क फॉर आवर बॉलर्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट था गेम जीतने के लिए। तो यहाँ पे बोथ अगेन अश्विन एंड कुलदीप यादव, अश्विन ने बाद में खुद भी बोला है कि कुलदीप यादव डिजर्व दिस फाइफर ऐसे करके, बट जिसने भी फाइफर लिया अश्विन ने अल्टीमेटली, बट आई थिंक इन दोनों का खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये लोग परफॉर्म करके दे थर्ड इनिंग्स में। एंड आई सेड फिर कुलदीप यादव क्रॉली को आउट कर देता है एंड स्टोक्स को भी आउट करता है। क्रॉली का तो हमने डिस्मिसल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट स्टोक्स भी जिस तरीके से फिर से आउट होता है, फिर से नाटक करना शुरू कि बॉल लो रह गई, ये हो गई, वो हो गई। वो जिस तरीके से बीट हुआ ना, वो इतनी ब्यूटीफुल डिलीवरी थी कि उसने हवा में ही बीट कर दिया, बॉल इतनी अंदर ड्रिफ्ट होके आई है, आउटसाइड आई थिंक आउटसाइड लेग स्टंप या फिर लेग स्टंप पे पिच करती है, एंड फिर वो इतना ज़्यादा टर्न लेती है कि पीछे वाले पैर पे हिट करती है बॉल, विच इज़ द लेफ्ट लेग फॉर बेन स्टोक्स। अगर वो बेसिकली बोल्ड ना हुआ होता या फिर जो ना हुआ होता तो वो LBW तो हो ही जाता, राइट। तो आई डोंट नो व्हाई ही इज क्राइंग वंस अगेन। आई थिंक मेरे को भी थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है। हाँ। मैंने वो फर्स्ट टेस्ट मैच में मैंने कहा था कि भाई चल ठीक है होता है, बट अब बड़ा वो लग रहा है भाई कोई नहीं रो रहा है इतना कोई भी बैट्समैन नहीं रो रहा जितना तू रो रहा है, एंड सबके लिए बॉल वैसी आ रही है। तो अगर तुम नहीं खेल पा रहा, अगर तुम अभी तक पढ़ के पूरी पिच पढ़ के, पूरी सिचुएशन पढ़ के, इतनी सारी बॉल्स देख के भी अगर आप नहीं खेल पा रहे हो, देन यू आर एट फॉल्ट। ये रवि शास्त्री ने भी चीज़ कही थी ओली पॉप के लिए भी, कि इन लोगों ने पिच के बारे में कमेंट्स करने शुरू कर दिए थे, स्टोक्स और इसने, और इन दोनों ने सबसे कम रन बनाए। राइट। ओली पॉप ने दोनों इनिंग में 0 मारे, जिस बंदे ने पहले मैच में 190 कुछ मार दिए थे। राइट। और उसने आने से पहले कहा था हम पिच के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वही तो, इट नेवर गोज वेल, बट यही है कि भाई 5 विकेट हमने पहले ही गिरा दिए थे, 5-6 विकेट हो चुके थे, एंड फिर कुलदीप यादव भाई 4 विकेट इस इनिंग में भी ले लेता है। वो पहले इनिंग में तो उससे बॉलिंग ही नहीं कराई थी इतनी ज़्यादा। डू यू थिंक मतलब मैन ऑफ द मैच एग्जैक्टली कौन डिजर्व करता था? क्योंकि आई थिंक जुरेल की वो 90, अश्विन के 5 विकेट, बट देन यू विल से कुलदीप यादव ने भी 4 लिए और वो इतने बैटिंग भी 150 बॉलों तक टिका है, 130 तक टिका है। सबसे बड़ा मैच उन्हें था कौन तुम्हारे लिए? आई थिंक अल्टीमेटली मैं ध्रुव जुरेल को ही दूंगा, क्योंकि उस इतने प्रेशराइज सिचुएशन से मैच थोड़ा एक इक्वल स्टेज पे लेके आना, देन ऑब्वियसली 4th इनिंग्स में जो उसने शुभमन गिल के साथ पार्टनरशिप करके अल्टीमेटली मैच जिताया है। आई नो शुभमन गिल का बहुत बड़ा हाथ था उसमें, बट द फैक्ट कि ध्रुव जुरेल भी इतना हम इतना डिपेंड कर सकते हैं उस पर कि अब वो मैचेस फिनिश कर सकता है वहाँ पे भी, क्योंकि 4th इनिंग्स में भी एंड में आता था थोड़ी ट्रिकी हो गई थी सिचुएशन, तो उधर उसके साथ पार्टनरशिप बिल्ड करके मैच जितना, आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक मेरे लिए ध्रुव जुरेल होगा। मतलब मैं तो कहूँगा तीनों मैच विनर्स इक्वल है। हाँ। किसी का भी कंट्रीब्यूशन हटा दो हम लोग मैच नहीं जीते होते, क्योंकि मैच इतना क्लोज चला गया था अल्टीमेटली। बट देन अगेन फिर हम लोग देखते हैं कि यार 3rd डे पे, 3rd सेशन पे जैसे ही सेशन शुरू होता है टी के बाद, पहली या दूसरी बॉल पे, शायद पहली बॉल पे वो बेस्टो आउट हो जाता है। राइट। कवर से बॉल फेंक के अपना कैच आउट हो जाता है जडेजा की बॉल पे। बेस्टो को भी मैं कहूँगा थोड़ा ओवररेटेड जा रहा है भाई सीरीज उसकी। मतलब वो बंदा हमेशा से लग रहा होता है गुस्से में ये कर देगा वो कर देगा, बट मतलब ऑल बार्क नो बाइट वाला सीन है इस टेस्ट सीरीज में। तो हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं रहा उसका, एंड बहुत ही गलत तरीके से आउट हुआ है, बहुत ही गंदी सिचुएशन में आउट हुआ था वो, टीम को मतलब लटका के चला गया। उसके बाद फिर कुलदीप यादव 2 विकेट और ले लेता है एक ही ओवर में, हार्टली वगैरह को आउट करता है, रॉबिन्सन को आउट करता है, एंड देन अश्विन कम्स इन एंड रैप्स अप द इनिंग्स। फोक्स को कैरम बॉल पे आउट करता है। अश्विन से पूछा गया था तुमने कैरम बॉल इतनी डाली क्यों नहीं, तो क्या था उसका शायद नी में कुछ इशू हो रहा है। अच्छा हो, तो उसके चक्कर में थोड़ा कम डालना था बॉलिंग, बट जैसी कैरम बॉल डाली उसने फोक्स को क्या कॉटन बोल्ड कर दिया, एंड देन एंडरसन को भी आउट कर ही दिया था। टुक 5 विकेट्स, एज यू सेड, ही सेड कि कुलदीप यादव डिजर्व करता था 5 विकेट लेना, बट आई थिंक वही मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग करके दी है यार उसने। आई थिंक वन ऑफ हिज बेस्ट स्पेल्स इन द सीरीज इजीली। कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करके दिया, एंड थैंक्स टू देम जो टारगेट था अल्टीमेटली वो 200 तक भी नहीं पहुंच पाया, 192 का ही रह गया। राइट। बट वंस अगेन एज आई सेड बिफोर, 150 से ऊपर कभी चेज ही नहीं हुआ इंडिया में टारगेट पिछले 11 सालों में। तो हिस्ट्री हमें क्रिएट करनी थी, एंड यहाँ पे मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा रोहित शर्मा और जायसवाल को अगेन। राइट। जो वो डे 3 के एंड पे इन्होंने बैटिंग करी, 40 रन जो इन्होंने मारे हैं 5 के रन रेट से, 7-8 ओवर में भी खेले थे इन लोगों ने, सिर्फ 40 जो मार दिए इन्होंने। वहीं अगर 15-20 रन होते हैं ना तो डे 4 में मैच फंसा होता गंदा वाला, बट जो 40 रन उन्होंने मार दिए, जितने एफर्टलेसली मारे, आई थिंक गेम वहाँ पे बहुत हद तक किल कर दिया था इन लोगों ने। राइट। आई थिंक मेरे हिसाब से भी, क्योंकि 150 तुम कह रहे हो तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई हिस्टोरिक चीज हो गई। बिफोर मुझे इस फैक्ट पता था, इससे पहले
आई वॉज थिंकिंग कि भाई अगर अब यहाँ से नहीं जीते तो हमारे लिए थोड़ी गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब काफ़ी विनेबल सिचुएशन है ये। बट हाँ, वो जो 40 रन लोगों ने मार दिए पहले, आई थिंक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करा उसने भी। एंड मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो वो छोटा सा सेशन था ना, जब वो इंडिया ने डे 3 पे बैटिंग करी है 4th इनिंग्स में आके अपनी, वो जो 7-8 ओवर थे, वो मैंने उस टाइम पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा था कि इंडिया के स्पिनर्स में और इंग्लैंड के स्पिनर्स में कितना बड़ा फर्क है क्वालिटी में। वहाँ पे वो रूट और वगैरह वो बैटिंग बॉलिंग कर रहे थे, शोएब बशीर वगैरह, हार्टली वगैरह, दे वर नॉट लुकिंग गुड विद द न्यू बॉल भाई। रोहित शर्मा एंड जायसवाल के लिए बहुत आसान हो चुका था वहाँ पे डोमिनेट करना। राइट। ऑन द अदर हैंड उसी दिन पे जस्ट एक सेशन पहले अश्विन ने और जडेजा ने जो बॉलिंग करी थी, पर्टिकुलरली अश्विन ने, द डिफरेंस इन द क्लास वाज सो ह्यूज टू सी। राइट। बट फिर हम लोग अगले दिन पे आते हैं डे 4 पे, एंड भाई बहुत अच्छा चल रहा था रिदम। रोहित शर्मा ने 50 भी मार दी थी। बाद में रोहित शर्मा जायसवाल को बार बार वो बता रहा था उसको रहने के लिए ना, हाँ, वो डे 3 के एंड पे भी उसने कहा था कि आखिरी 2 बॉल है, क्यों मारने जा रहा है। फिर उसको हंस के समझाया था कि भाई ढंग से रहे। राइट। अगले दिन भी अच्छी बैटिंग चल रही होती है, देवर सेलिंग, 80-90 रन कुछ बन चुके थे, एंड देन जायसवाल थ्रोज अवे हिज विकेट। कवर ड्राइव मारने जा था, ग्रेट कैच बाय जिमी एंडरसन भाई, 40 साल का कुछ का हो चुका है, क्या डाइव मार के पकड़ा है रोहित शर्मा ने। बट वो वहाँ पे डिसअपॉइंटेड था। रोहित शर्मा ने कहा था कि मैं तेरे को बोला था कि मत मारियो, और ये एग्जैक्टली शॉट मार के गया। फनी बात है रोहित शर्मा फिर 50 मारता है। आई वाज पर्सनली थिंकिंग कि रोहित शर्मा की 100 आएगी। मैं चाहता तो ये था कि अल्टीमेटली सी ऑफ करे इस गेम को, क्योंकि अगेन जो लास्ट डे पे भी जितना ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था वो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ब्रेक के बाद आते हो फिर थोड़ा मुश्किल लगता है आपको, जितना कंफर्टेबल लग रहा था, आई थॉट कि ही इज गोइंग टू बी द वन जो कि फिनिश करेगा इस पूरी इनिंग्स। मैं तो जनरली एक्सपेक्ट करता 100 आनी चाहिए थी। मैं डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि द फनी थिंग एज आई सेड वाज कि जायसवाल को समझाया और फिर खुद ही स्टेप आउट करके आउट हो गया डिफेंड करते वक्त। एंड ये पता बड़ी ट्रिकी स्पेस है टू जज, जो ये द एक्ट ऑफ स्टेपिंग आउट टू डिफेंड। ये मुझे याद है जब मैं भी खेलता था ना, तो कई कोचेस कहते थे कि ये सबसे बेकार चीज़ है, ओके, स्टेप आउट करके डिफेंड करना। बट कुछ लोग ऐसे भी स्कूल ऑफ थॉट से थे कि इट इज़ अ वेरी अग्रेसिव अप्रोच। इनफैक्ट माइकल क्लार्क उस टाइम पे खेला करता था ऑस्ट्रेलिया से, वो बहुत करता था ये टेस्ट मैचेस में, स्टेप आउट करके डिफेंड करता था, एंड दे यूज्ड टू प्रमोट इट अलॉट। तो ये एक ऐसी फिलोसफी रही है ना जिसके 2 पहलू ऐसे हैं जो हमेशा ही बहुत क्लैश करते हैं। एंड आई हैव नेवर बीन एबल टू मेक अप माई माइंड पर्सनली कि स्टेप आउट करके डिफेंड करना को मैं क्रेडिट दूँ या फिर गाली दूँ। तो मैं इतना जज करना नहीं चाहता, बट हाँ मतलब अगर आप आउट हो जाते हो ऐसे तो फिर इट सीम्स वेरी वियर्ड कि स्टेप आउट करने गए थे तो छक्का ही मारने चले जाते भाई। डिफेंड करना था तो क्रीज पे खड़े होकर भी कर सकते थे, जबरदस्ती स्टंप आउट हो गए हो तुम। सो मैच वहां पे अभी आई वुड से फंसा नहीं था। इट इज आफ्टर दैट जब पट्टीदार आउट हो जाता है, राइट, एंड पट्टीदार 0 पे एज वी सेड आउट होता है। डू यू थिंक ही डिजर्व्स टू प्ले द नेक्स्ट गेम नाउ? आई थिंक अगर हम लोग मेरिट के हिसाब से देखें तो मे बी नॉट, क्योंकि बाकी यंगस्टर्स को इतना भी चांस नहीं मिलेगा जो भी डेब्यूटेंट्स होंगे। यंगस्टर तो नहीं वाला 30 साल का है वो, बट जो कि बाकी लोग होंगे उनको इतने भी चांस नहीं मिलेगा। बट देन अगेन वी हैव अ लैक ऑफ चॉइसेस राइट नाउ, एंड केएल राहुल का भी वी आर नॉट श्योर कि वो अगले मैच में आएगा नहीं आएगा। इफ ही कम्स देन आई थिंक मोस्ट ऑब्ली पट्टीदार इज गोइंग टू बी वन जो कि स्पेस बनाएगा उसके लिए। बट अगर नहीं आता केएल राहुल देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। द ओनली वे ही इज प्लेइंग इज इफ केएल राहुल इज नॉट फिट। हाँ, राइट। एंड हमने लास्ट टेस्ट मैच में कहा था कि अगर अगले टेस्ट मैच में भी 4th टेस्ट मैच में भी इसने एक भी 50 भी नहीं मारी तो फिर यू विल हैव टू क्वेश्चन। एंड आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन करना वैलिड है। 2 बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। एक है जो अंधा ही सपोर्ट करे जा रहे हैं कि यार बेचारा पहली सीरीज है क्यों गाली दे रहे हो, इतना कर रहे हो, और एक है जो अंधी गाली नहीं जा रहे हैं कि इसको क्यों ले लिया, ये तो मनहूस है वगैरह वगैरह। आई थिंक बोथ स्कूल्स ऑफ थॉट आर इक्वली रॉन्ग, बिकॉज जो एक एक्सट्रीम पे है कि बिल्कुल गाली मत दो यार, इतना प्रोटेक्ट करके रखो, वो पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए ठीक था, बट नाउ यू स्टार्ट मे बी क्रिटिसाइजिंग हिम और एनालाइजिंग हिम मोर ऑब्जेक्टिवली। एंड जो लोग एकदम ही गाली दिए जा रहे हैं वो एक गलत एक्सट्रीम है, बिकॉज भाई अभी भी 30 टेस्ट मैच है उसका, तो इतना जज नहीं कर सकते तुम। थोड़ा अगर मैं लॉजिकली एनालाइज भी करूँ तो पहले इनिंग में ऐसा साइड आई वोंट ब्लेम हिम दैट मच, बट दूसरी इनिंग में जिस तरीके से आउट है, वंस अगेन मतलब सॉफ्ट डिसमिसल, यू शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। राइट, मेंटली अवेक होना जरूरी है उस सिचुएशन में, क्योंकि आप ऐसे आउट तो हो जाओगे लेकिन उस टीम को एकदम जो है पानी में डुबा के चले जाओगे, खुद तो आउट हुए सो हुए। तो एंड वंस अगेन एज आई सेड कि पेपर पे जब देखेगा आदमी पलट के तो देखेगा 0 ही है, उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि कैसे आउट हुआ है। दैट इज द हार्श रियलिटी, हार्श ट्रूथ कि रिजल्ट्स को कैसे जज किया जाता है। अगर तो उसको एक चांस और मिल जाए, मतलब ही शुड बी प्रेइंग कि ही स्कोर्स 100, क्योंकि अगर वो 50 भी मारता है ना, आई थिंक अब वो इट विल नॉट बी गुड इनफ, बिकॉज जैसे विराट कोहली एंड केएल राहुल वापस आएंगे तो रजत पाटीदार विल नॉट बी गिवन अ प्रेफरेंस
ओवर सरफराज खान, क्योंकि कोहली और केएल तो प्लेइंग 11 में होंगे, अगर सरफराज स्क्वाड में भी रहता है तो फिर स्क्वाड में उसकी जगह नहीं बनेगी पाटीदार की, राइट। सो आई थिंक द बेयर मिनिमम दैट ही मस्ट डू नाउ इज स्कोर 100, नॉट फॉर मतलब अस बट फॉर हिज ओन सेक, ऑब्वियसली कि अगर सिलेक्शन की जगह बनानी है, हाँ, वरना तो इट इज वेरी इजी टू ओवरलुक हिम एंड मूव पास्ट हिम एंड से कि सरफराज को ट्राई करके ऑल्दो जब पाटीदार आउट हुआ उसके बाद भी आई थॉट कि गेम गया नहीं है, एंड आई थिंक माइकल वॉन ट्वीटेड दिस एंड आई काइंड ऑफ अग्री विद इट कि उसने ये चीज़ बोली कि इंडिया इस टाइम पे जब बैटिंग करने आई तो वो थोड़े डबल माइंड में थे कि क्या हमें स्टिक करना चाहिए विकेट पे या फिर हम जल्दी मार के खत्म करें इस गेम को, एंड आई थिंक आई थॉट कि शायद इस चीज़ में फंसी थी इंडिया थोड़ा, लाइक वो समझ नहीं पाया बैट्समैन आके कि क्या हम लोग मारने जाए या फिर थोड़ा रुक के खेलें अल्टीमेटली। हो सकता है भाई, मैं जडेजा को फिर से वही कहूंगा एज आई सेड बिफोर कि ही हैज बीन वेरी बैड विद द बैट इन दिस सीरीज इन दिस मैच, बिकॉज फुल टॉस पे आउट होने को तुम क्या ही कहोगे कि मार के खेलें या हल्के में खेलें, इट इज द इजीएस्ट डिलीवरी दैट यू कुड स्कोर ऑन, राइट। एंड आई पर्सनली बिलीव कि जडेजा गॉट टू मच इनटू हिज शेल, और फिर वो आप सो जाते हो ना कंफर्टेबल होके, फिर आपको वो चांटा मार के उठाना होता है, तो वो फुल टॉस एक चांटे की तरह थी एंड सोता ही रह गया, उसने बहुत कैजुअली खेल दिया एकदम हाथों में, इतना ज़्यादा प्रेशर बन गया था उसके बाद, बट थैंकफुली फिर जुरेल वंस अगेन बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड गिल की बात करते हैं भाई, सेकेंड टेस्ट मैच में 100 मारी, थर्ड टेस्ट मैच में 90 कुछ मारे, इस टेस्ट मैच में वंस अगेन फोर्थ इनिंग्स में नॉट आउट रह के आया, 50 मारी है, एंड इन माई ओपिनियन ही फाइनली डिड वॉट इंडियाज हेरिटेज, क्रिकेट हेरिटेज एक्सपेक्ट्स एन इंडियन टेस्ट बैट्समैन एट नंबर 3 टू डू, ओके, विच इज कि भाई पूरा सी ऑफ करे इनिंग्स को, एक प्लेयर बन के खड़ा रहे, जो उसने 100 पता नहीं कितनी बॉलें खेली हैं, हाँ, राइट, एंड 124 बॉल में 52 मारे, तो काफी पेशेंट इनिंग्स थी, और एक एंड से उसने पूरा ब्लॉक करा हुआ था, एंड में आके छक्के वक्के मार दिए, वो सही है। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट इनिंग्स, डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज, राइट, क्योंकि इट वाज वेरी इजी कि वहां पे वो आउट हो जाए, फिर वो अश्विन आ जाए, फिर एक बॉल की बात होती है, क्योंकि फिर अश्विन आउट होते ही फिर आपकी टेल शुरू है, तो वो एंकर देना, बिकॉज जुरेल तो ऑफ कोर्स अभी 90 मार के आया था, एंड ऑल्दो ही इज दैट न्यू गाय बट ही लुक्स वेरी सर्टन राइट नाउ। गेल क्योंकि पहले इनिंग में रन नहीं मारे थे, एक अनफॉर्चुनेट आउट हो गया था, वो दिमाग में अनसर्टनिटी आ जाती है कि बॉल यार कैसे एक्टअप करेगी, क्योंकि पहले इनिंग में भी मैंने ज़्यादा कुछ गलत करा नहीं था, बट पिच की वजह से पता नहीं क्या हुआ। सो जिस सर्टेनिटी से उसने खेला है कि यार मैं अपना टाइम लूंगा, फिर धीरे धीरे स्ट्राइक रोटेट करना शुरू करा, उसने बहुत क्रेडिट डिजर्व करता है गेल, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ, एक विकेट की बात थी उस टाइम पे, आई थिंक ये मैच हम लोग हार भी सकते थे उस टाइम पे। वही है ना कि जब वो सरफराज खान भी आउट हो गया, उसके बाद ये ध्रुव जुरेल और वही थे, आप कुलदीप यादव आई नो कि अच्छी बैटिंग करा, बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे पूरा चेस कर लेगा वो, हाँ, तो अगर शुभमन गिल आउट हो जाता देन आई थिंक काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इंडिया के लिए, एंड आई थिंक फॉर ध्रुव जुरेल आल्सो ही हैज सील्ड हिज पोजीशन। हाँ, अब भारत का तो बेचारे का वो हो गया कि जैसे पंत वापस आएगा प्रॉब्ली स्क्वाड से निकाल देंगे। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड विक्ट्री। आई थिंक हमारा जो पहले टेस्ट मैच हारने के बाद हमने कहा था कि अब हम लोग पहले टेस्ट मैच हार गए, नाउ वी हैव टू मेक इट 4-1, वो हम लोग होपफुली करके दिखाएंगे। एंड ऑन दैट नोट वी विल एंड टुडेज पॉडकास्ट। होप यू ऑल गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और जो आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, तो उसको भी देखिएगा और कमेंट से बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।